पीवाई के इस क्रम में जो सीएलसी आपके लिए लेके आया है, जो जेई के पीवाई को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैं नवीन जोशी, टीम सीएलसी केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो अपना टॉपिक है उसका जो जेई 2023 और 24 का अपन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो सीएलसी के इन सॉल्यूशन में क्या सबसे अलग है वो बात करने जा रहे हैं। अभी अपन जेई के जो मेंस के 2023 और 24 का जो पेपर का सॉल्यूशन करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उस पैटर्न के क्वेश्चन किस तरह से एक ट्रिकी वे में आपको करने। देखो क्वेश्चन करना होता है और एक ट्रिकी वे में करना होता है। तो मैं आपके सामने इस सीएलसी के लाइव प्लेटफॉर्म पर जो पीवाई क्यू सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है, इसमें एक इजी वे क्वेश्चन को करने का, इसका ट्रिकी वे और क्या हो सकता है और किस तरह के क्वेश्चन इन जनरल एग्जाम में आ रहे हैं। और ये सारा जो पीवाई क्यू इसमें जितने भी 50-60 क्वेश्चन होंगे इन 2 सालों के, उन क्वेश्चंस के आधार पर अपने इस चैप्टर का एक एसेंस रखेंगे आपके सामने कि किस तरह के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन बना करते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को आपको डील करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, मैं नवीन जोशी, और इस क्रम में पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली इन दिस। ये बोल रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता क्या होगी यदि संकुल में पूछा जाए। देखो प्राथमिक संयोजकता वही होती है, प्राइमरी वैलेंसी वही होती है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके डियर, तो आप देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्स मानता हूँ, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा, -1 एक क्लोरीन की जो -1 चार्ज है और एक फिर 2 बार -1 आ जाएगा, इज गोस टू 0। यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। तो इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3, और जो चार्ज है वही प्राइमरी वैलेंसी काम। अब सेकेंडरी वैलेंसी जितने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट लिगेंड है CONH3, तो 5 तो सेकेंडरी वैलेंसी का रोल प्ले कर रहे हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल अणु, और 1 क्लोराइड आयन कर रहे हैं। तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी वो तो कितनी हो गई, 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6। 5 और 1 कितनी हो गई, 6। तो ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी और ये हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। तो 3 तो है प्राइमरी और 6 है सेकेंडरी, आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैज 2 आइसोमर, ऐसा संकुल जिसके 2 समावेश जो है संभव है। देखो जैसे अपन पहली वेराइटी की बात करते हैं, जो पहला ऑप्शन दे रखा है, तो पहला ऑप्शन क्या है, MA6। आपको पता है इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड सेम आ गए, तो ये GI शो नहीं करेंगे, मतलब ये समावेशता प्रदर्शित नहीं करेंगे। चलो, और M दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स MA5B टाइप का है, ओके डियर, तो ये भी शो नहीं करेगा। थर्ड की बात करते हैं। अब इस थर्ड वाले में आप जब सोचते हो कि सर ये भी तो MA5B टाइप का है, लेकिन जब समावेशता की बात की जा रही है तो GI भी हो सकता है और कोई और भी वैरायटी हो सकती है। इनमें तो ना तो किसी प्रकार का विशेष लिगेंड है भाई, इसमें कोई विशेष लिगेंड आ जाता, H2 एक नॉर्मल लिगेंड, यदि एम्बीडेंटेड उभय तंतु का आ जाता तो लिंकेज वाली पॉसिबिलिटी आ सकती थी। तो यहाँ पर कोई सा भी ना तो GI का आ रहा है ना कोई और प्रकार आ सकता है। नेक्स्ट वाले में फिर दिक्कत यही है कि कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं। थर्ड वाले में क्या खास बात है, जो NO2 है वो उभय तंतु लिगेंड है, तो यहाँ लिंकेज आने की संभावना है। GI तो इस पे भी नहीं आएगा, लेकिन बंधन समावेशता आ सकता है। तो इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है, ए सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद K4FeCN6 गिव्स ए पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपको पता हो एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है जो प्रैक्टिकली अपने काम में आती है जब अपन Fe+3 आयन के टेस्ट में काम में लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या, Fe+3 जो होता है रिएक्ट करता है K4FeCN6 के साथ, तो पर्शियन ब्लू का कंपाउंड, पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। किस तरह से बनता है वो देखते हैं ना। तो ये रिएक्शन जब होती है तो जो K4 है वो डिस्प्लेस हो जाएगा Fe+3 से, तो Fe यहाँ आ जाएगा और K जो पोटेशियम वो क्या हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है। एक सेकेंड, यदि पोटेशियम को अपन क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो पोटेशियम की जगह आ जाएगा Fe और FeCN6 वैसे ही पड़ा है। और अब चार्ज को बैलेंस कर दे, इस पर -4 चार्ज था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और इस पर +3 चार्ज है जो इसकी जगह आ रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये कंपाउंड पर्शियन ब्लू कलर का होता है, जो अपने को बेसिकली पता होना चाहिए और इसकी बेसिक रिएक्शन जो अपने को आइडिया होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 4th। तो थर्ड में आंसर आ गया 4th। नेक्स्ट चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज डबल सॉल्ट, मतलब कौन सा द्विक लवण का उदाहरण है। एनसीईआरटी में जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहां बेसिकली बताया गया है, एक होता है संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक होता है द्विक लवण डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब ये जो उसके पास दो तरह के सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट है जो पानी में क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। जैसे पहला दे रखा है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6, अपने को पता है फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। और FAS जो एक डबल सॉल्ट है कि उसमें Fe+2 मतलब फेरस का भी सल्फेट है और अमोनियम का भी सल्फेट है। ओके डियर, नेक्स्ट लिखा गया है CuSO4.4 NH3.H2। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहां पर 4 NH3 जो है वो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का काम कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया ना कि डबल सॉल्ट। तो इसका मतलब ये पहला डबल सॉल्ट हो जाएगा, बी नहीं हो पाएगा। तीसरा एलम का फॉर्मूला है फिटकरी का, तो ये बिल्कुल डबल सॉल्ट है, इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो डबल सॉल्ट हो जाएगा। जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या है K4FeCN6, बेसिकली इसी को लिखा गया है, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना कि डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट में ए और सी आ जाएगी। ए और सी अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ओके डियर, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स। देखो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स का मतलब ये है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा लिगेंड का, ये मान के जो अपन बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, उसमें उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो मेटल से उतना ही अच्छा कनेक्ट होगा, उसका मेटल के साथ उतना ही अच्छा बॉन्ड होगा, और जितना मेटल के साथ वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा वो मेटल के उतना ही नज़दीक जाएगा, और मेटल के जितना नज़दीक जाएगा वो डी ऑर्बिटल्स को उतना ही रिपेल करेगा जो वैलेंस शेल में है, और जितना उनको रिपेल करेगा उनमें स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब डाउट ये आता है सर बच्चों, मतलब सर ये जो रिपल्सन लग रहा है फिर भी ये कंपाउंड क्यों बन रहा है। एक्चुअली जितना नज़दीक है उतना रिपल्सन बढ़ा है, लेकिन उसके एवज में आप सोचो ना कि जब पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा होगा तो भी पास आया होगा, उस रिपल्सन को बर्दाश्त कर पा रहा है। इसका मतलब जब लिगेंड पास आ रहा है, नो डाउट रिपल्सन लग रहा है, लेकिन अच्छा खासा अट्रैक्शन भी लगा होगा, तभी तो वो उससे अच्छे से बॉन्डेड हुआ होगा, और जितना अच्छे से बॉन्डेड उतनी बॉन्ड लेंथ कम और उतना बॉन्ड मजबूत बना होगा। आपको तो बस इतना सा ही देखना है कि इसमें कौन अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो आंसर क्या है इसमें, सी। देखो ऑक्सलेट नो डाउट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, सब ज़रा इसकी नहीं होती ना। ऑक्सलेट की F- वीक होता है, इन सब में Cn- स्ट्रॉन्ग है, NH3 भी Cn- के सामने वीक होता है। बाई चांस Cn- की जगह कुछ वीक मिल जाता तो अपना आंसर हो सकता है फर्स्ट हो जाता, मतलब वो सीक्वेंस फोर्थ हो जाए NH3 का। ओके डियर, तो अपन इस तरह से अपन सीक्वेंस को देख सकते थे, लेकिन अभी Cn- से सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी। ओके डियर, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, कायरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म फॉलोइंग, मतलब किसमें किरेल केंद्र वाला है, मेरे उसमें किरेल सेंटर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा, किरेल सेंटर का मतलब इतना सा है कि अपने को ये चेक करना है कहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का अपन चेक करते हैं, अलग अलग अपने कंपाउंड फॉर्म दे रखे हैं। जैसे पहले सिस, जनरली सिस वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनको चेक कर लेते हैं। तो पहला जो है प्लेटिनम, उसमें दोनों क्लोरीन सिस पे लगे हुए हैं, तो एक ही रहा क्लोरीन, एक ही रहा क्लोरीन, ठीक है, और दो एथिलीन डाइमीन लगे हुए हैं। तो एथिलीन डाइमीन को अपन केवल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, जो डोनर है केवल, तो एक ही N इस तरह से लगा होगा डोनर साइड, और दो N इस तरह से डोनर साइड का काम करेंगे। ओके डियर, अब आप इसमें चेक करोगे तो इसमें सिमेट्री नहीं आ पाएगी, इसमें सिमेट्री नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि यदि आप सिमेट्री यहाँ से चेक करते हो, किसी भी प्लेन से चेक करते हो, आमने सामने से चेक कर लो तो सिमेट्री नहीं है, आमने सामने कोई सेम नहीं। और यदि आप सोचो सर यहाँ सेम है सिमेट्री में, तो जैसे आप इस पर प्लेन से कट करोगे तो ये वाले इस तरह से प्रेजेंट, जबकि ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो यहाँ सिमेट्री नहीं आ पाएगी कट होने पर। यहाँ सिमेट्री आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सिमेट्री नहीं आ पाती। अब ये 2D डायग्राम तो हो सकता है सिमेट्री लग रही हो, लेकिन 3D डायग्राम विजुलाइज करोगे ना तो ये इस स्क्वायर प्लेन के अंदर है, जबकि ये जो 3D के अंदर जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे उनके साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ सिमेट्री में नहीं आ पाता। तो इसका यहाँ सिमेट्री नहीं है, तो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो सिक्स्थ के अंदर आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यही मैं इस सेकंड को चेक करता, यदि ट्रांस को चेक करता तो क्या हो जाता, ट्रांस में क्या हो जाता, प्लेटिनम, ये दोनों Cl ट्रांस में आ गए, यहाँ दोनों साइड नाइट्रोजन डोनर है एथिलीन डाइमीन का,
तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है ये सिमेट्री रही, इस प्लेन के अलोंग जो है आप जैसे कट करोगे सिमेट्री आ जाएगी, ट्रांसमेक्सिस आ गया। तो सर सिस पे तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ सिमेट्री क्यों नहीं, यहाँ पर सिस पे इसलिए सिमेट्री नहीं है कि जब आप सिस रखोगे ना सीएल को, तो ये सीएल के रेफरेंस जैसे सिस रखोगे तो NH3 के रेफरेंस में जो है ये क्या हो, हालांकि वैसे भी अपने को पता है कि CN4 के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत रेयर ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाते हैं कि उसमें जिस प्लेन में वो प्रेजेंट है उसी प्लेन में इसको कट किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी झंझट, ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है तो इसमें आना वैसे ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं। ओके डियर, चलो नेक्स्ट है सेवंथ में फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरी मैचिंग करने की कभी जरूरत नहीं रहती, आप तो मेनली जो मैचिंग है उसको देख लो, उससे काम हो जाएगा। चलो फिर भी क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आपको लिस्ट 1 में कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखी है और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है। सीधा सा कंसेप्ट है कि जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रेंथफुल लिगेंड आएगा उसमें जो एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी उतने ज़्यादा का एब्जॉर्ब होगा फोटोन एनर्जी का, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन की ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो फिर से बेसिक क्वेश्चन एक तरह से लिगेंड की स्ट्रेंथ का हो गया। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे को आपके सामने एसेंस रखना है। तो अब पहला एक कंक्लूजन अपने सामने आ रहा है कि अपन ने अभी 2-3 जो क्वेश्चन किए इसमें एक बेसिक क्वेश्चन क्या अपने सामने आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का इससे पहले आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आया था, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपन रिपीट करने जा रहे हैं। तो NH3 है, CN और H2O है। तो आप सबको पता है इनमें सबसे NH3 में सबसे ज़्यादा CN जो है वो सबसे स्ट्रेंथफुल लिगेंड है, तो सबसे कम वेवलेंथ इसमें आ जानी चाहिए। सबसे कम वेवलेंथ कितनी है, 310, तो ये इसमें मैच हो जाएगा। उसके बाद अपन चेक करते हैं उसके बाद स्ट्रेंथ किसकी रखी जाएगी, NH3। एक में NH3 है और एक में NH3 6 के 6 और एक में 5 है, तो जिसमें 6 के 6 NH3 है वो उसके बाद सेकंड रैंक रखेगा अपनी, तो इसका वजह सेकंड रैंक में। हालांकि अपना आंसर इससे बन जाना चाहिए, अपना आंसर बन जाना चाहिए, मतलब ए के अंदर मैचिंग होनी चाहिए, सी के अंदर मैचिंग आ गई फर्स्ट की, सी के अंदर मैचिंग फर्स्ट की, सिर्फ ए की जगह आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, बात ही खत्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भयंकर लॉजिकल क्वेश्चन, ये सब परेशान होने वाले। सब ए के अंदर क्या हो गया, ए के अंदर थर्ड मैच होगा, कैसे मैच होगा, सीधी इसके जस्ट बाद इसी के नंबर आ जाएगा, और सबसे कम H2O का हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी आएगी क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। फिर से एक बेसिक क्वेश्चन जो अब जितने भी क्वेश्चन, अब एक वेराइटी नहीं आ रही है आपके सामने कि आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय व्यवहार पूछा जाएगा, और उसके साथ मतलब वो कैसा संकरण रखता है, इनर आउटर किस तरह का कॉम्प्लेक्स, वो चर्चा की जाएगी। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन, मतलब इस कोबाल्ट आयन का जो कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको क्या बताना है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला काम क्या है आपको, डी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सेंट्रल मेटर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 साफ दिख रहा है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा जी, उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 आ जाएगा, और 4s क्या आ जाएगा, 0। अब कोबाल्ट +3 में जब भी है तो उसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा और यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, और जब जैसे यहाँ पेयरिंग होगी तो पेयरिंग होने के बाद क्या स्थिति बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 D अवेलेबल हो जाएंगे, तो D2s का 1 और p के 3 ऑर्बिटल काम में आ जाएंगे। D2sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, तो ये डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। तो D2sp3 एंड डायमैग्नेटिक, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 8th के अंदर बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आप नोटिस कर लेना, बहुत बेसिक कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, बहुत बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेंगे, और बहुत बेसिक लिगेंड काम में लिए जाएंगे, जिससे आप जस्टिफाई कर पाओगे यहाँ पेयरिंग होगी या नहीं होगी, डायमैग्नेटिक आएगा या पैरामैग्नेटिक। ओके डियर, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड। फिर से बोल रहा हूँ कि लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है, वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इवन इस टाइप का क्वेश्चन आपको इतना ही पता है ना कि कौन सा डोनर पहले आएगा, जैसे कार्बन डोनर है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर आता है, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर आता है, फिर हेलोजन डोनर आते हैं। हेलोजन में भी एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो होता है, सबसे कमजोर I- हो जाता है, सबसे ठीक F- हो जाता है। इतना तुम्हें पता है तो तुम डेफिनेटली आंसर सही ला सकते हो। तो पहला जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है S सबसे स्ट्रॉन्ग, गलत। कार्बन स्ट्रॉन्ग, ये सही लग रहा है। फिर नाइट्रोजन आपको पता है En ज्यादा होता है, NH3 कम होता है। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, ये मुझे अब तक का ठीक लगा। ये ऑक्सीजन डोनर और कार्बन डोनर, यहाँ गलती हो गई। यहाँ क्या गलती, CO कार्बन डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है, तो ये गलत सीक्वेंस हो गई। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है क्या कि आपको ये पता है कि कौन सा डोनर पहला आएगा, उससे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 10th क्वेश्चन,
टू इन्वेट द ग्राउंड ऑफ ट्यूमर। अब ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और आप देखोगे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो ट्यूमर है, जो कैंसर में जो होती है, उसको कम, उसकी वृद्धि को रोकना, उसको कम करना है, तो कौन सा काम में लिया जाता है। बड़ा बेसिक सा उसमें दिखा है, एक तो सिस्प्लेटिन और कुछ प्लेटिनम के कंपाउंड लिखे रहते हैं, तो अपने को याद होना चाहिए, एक तो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम एंड एक सिस्प्लेटिन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी एंड डी। तो बी और डी के अकॉर्डिंग आंसर फर्स्ट बैठेगा। ओके डियर, तो बेसिक क्वेश्चन है क्या कि ये अपने को मेमोरी बेस्ड बोल दो, एप्लीकेशन अपने को याद होना चाहिए, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। फिर से बोल रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है जिसमें ये चेक करना है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन जो पेयर हो चुके हैं, अनपेयर्ड मैग्नेटिक और पेयरिंग हुई नहीं हुई, इस तरह का क्वेश्चन है। अब आपको इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है, आप तो डायरेक्ट पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास कौन कौन से हैं, एक तो Fe है जो किसमें है, +3 में है। तो मैं डायरेक्ट पहले इन्हीं को लिखता हूं ताकि मेरा थोड़ा टाइम बचे। क्या देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं Fe किस में है, +3 में। तो Fe +3 में, तो 3D क्या हो जाएगा, Fe +3D हो जाएगा 5। उसके बाद में कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट किस में हो जाएगा, कोबाल्ट +3 में, तो 3D हो जाएगा 6। उसके बाद में कोबाल्ट है फिर से, और कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस में क्या आ जाएगा, 3D6। आपको पता है कि इसमें पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा +3 के साथ। इस पे पेयरिंग नहीं होगी, इस पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि F- वीक का काम करेगा। जब इस पे पेयरिंग नहीं हो रही तो पांचों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वैसे ही पड़े रहेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, इसमें पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस पे पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग 6 के 6 रिपेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 0। तो ऑर्डर क्या आ जाएगी, सबसे ज़्यादा F6 में आएगा 5, फिर CuF6 में 4 और सबसे कम। तो बिल्कुल ही सही ऑर्डर में अरेंज्ड है पहले से, अच्छी बात तो ये है। तो 11th में देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको काम करने का जब भी तरीका है, इसमें देखो क्या वेराइटी क्वेश्चन की इंक्लूड हो जाएगी। देखो, एक तो होता है हाइब्रिडाइजेशन का, एक होता है मैग्नेटिक बिहेवियर का, एक होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 कंसेप्ट से होंगे। क्या आपको एक तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत तुरंत लिख देना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसको तुरंत प्रभाव से लिख दो, जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब दूसरा देखो, लिगेंड का स्ट्रेंथ जो कैसा है, वो पेयरिंग करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा। देखो 3D में मेरे को जहां तक पता है, आपको मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मेटल +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें सारी पेयरिंग पॉसिबिलिटी आ जाती है, सारे लिगेंड ऑलमोस्ट पेयरिंग कर देते हैं। मेटल +3 में है, यदि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 में, तो F- से स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो जाती है। और यदि मेटल +2 में है तो NH3 से स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो जाती है। शायद एक का दिन NH3 पेयरिंग करवा देता है, कोई एक्सेप्शनल केस है तो है, अदरवाइज NH3 से स्ट्रॉन्ग वाले पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। अब देखो कि लिगेंड पर जो मेटल पे जो चार्ज है, उस चार्ज के बढ़ने पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो उतना इजीली पेयरिंग हो जाता है, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए स्ट्रेंथफुल लिगेंड चाहिए। अपने ये कंसेप्ट है जिससे काम तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन फटाफट बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हें क्या बोला, मेरे को ट्रिक समझानी है, मेरे को एक वे समझाने से आसानी से क्वेश्चन हो जाए, तो वो वे आपके सामने रख रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लिगेंड देखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लिगेंड देखा, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, व्हेन Cu+2 आयन इज ट्रीटेड विद K। देखो ये डी ब्लॉक की मतलब इक्वेशन है, बहुत बेसिक इक्वेशन है, जिसमें होता क्या है, लिखा जाता है कॉपर जो है वो +2 में होता है, लेकिन वो आयोडाइड के फॉर्म में नहीं होता, इतना स्टेबल नहीं होता, मतलब CuI2 स्टेबल नहीं होता, कॉपर +2 में आयोडीन के साथ स्टेबल नहीं है। तो इसने बोला है कि Cu+2 आयन किसके साथ ट्रीट किया जा, रिएक्ट करवाया जा, Ki के साथ। तो जो प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यहाँ बनता है Cu2I2 + I2। ओके डियर, यहाँ पर आयोडीन जो है वो -1, ये -1 और 0, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कॉपर +2 से +1 में आ जाता है, तो कॉपर का रिडक्शन हो जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट अब क्या बोला जा रहा है, ए वाइट प्रेसिपिटेट एक्स अपीयर, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट एक्स अपीयर हुआ है, ठीक है। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। अब ये जो सॉल्यूशन आयोडीन का I2 का,
उसको किसके साथ भेजा जा रहा है, सोडियम थायोसल्फेट। मतलब नेक्स्ट रिएक्शन फिर से अपने से पूछी गई, I2 प्लस Na2S2O3। बेसिक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, आयोडीमेट्रिक रिएक्शन है। ऐसा मानो कि ये मतलब रेडॉक्स में मान लो, या ये मानो कि रेडॉक्स की सबसे प्राइमरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की रिएक्शन है, इसको आयोडीमेट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, एक तो आयोडीन I माइनस आयोडाइन में चेंज होता है, और साथ में प्रोडक्ट Na2S4O6 बनता है। ओके डियर, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब इस पे अपने को पूछा गया है, एक तो इसको बोला गया X कंपाउंड ये है, और दूसरा साथ में जो कंपाउंड बनता है Y जो ये है। तो X और Y क्या होगा अपने को पूछा गया, तो X और Y की मैचिंग Cu2I2 एंड Na2S4O6। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ओके डियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फिर से है कि मैच लिस्ट 1 एंड 2, मतलब दो लिस्ट दे रखी हैं और मैच करना है। मैच क्या करना है, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उनके हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं। फिर से बोलो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको तो ये चेक करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर वो पेयरिंग पॉसिबल है या नहीं। और यदि कोई स्पेशल केस आएगा तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। जैसे पहला ही जैसे NaCO4 एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये क्या है, जो निकल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो जो नेचुरल जैसा कॉन्फ़िगरेशन वैसे रहेगा, 3D8 वैसे ही पड़ा रहेगा और 4s2 वैसे ही रहेगा। लेकिन खास बात क्या होता है इसमें, जो CO इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वो क्या करता है, S के इलेक्ट्रॉन को D में पेयर करवा देता है। सोचो यदि S के इलेक्ट्रॉन D में पेयर हो जाएंगे तो S तो हो जाएगा खाली 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। S के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए, तो S क्या हो जाएगा खाली, और S हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर निकल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ होगा। नेक्स्ट है CuNH3+2। ये भी एक स्पेशल केस, जिस तरह से ये स्पेशल केस है ये भी एक स्पेशल केस है। यहाँ क्या खास बात है, यहाँ पर देखो कॉपर जो है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर है +2 में, और कॉपर +2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, 3D हो जाएगा 9 और 4s हो जाएगा 0। ठीक है, अब होता क्या है कि D का जो एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9th इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, आगे एक्साइट होता है। जैसे आगे एक्साइट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक तो D फ्री मिल जाएगा, S का D, एक S और P के 2 फ्री मिल जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, DsP2। ओके डियर, तो इसका क्या हो जाएगा, DsP2। नेक्स्ट है Fe+3। Fe+3 में क्या Fe+3 है, क्योंकि डायरेक्ट चार्ज इसी पे आ जाएगा। Fe+3 है तो Fe+3 क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन रखेगा 3D5, और +3 में नाइट जो NH3 अमोनिया वो पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवा देगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। और नेक्स्ट है FeS2O6+2 है। Fe+2 में H2 एक वीक फील्ड लिगेंड का काम करे, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो sp3D2। अब मैचिंग देखते हैं क्या है, sp3 ये तो मैच कर गया इसके साथ, DsP2 ये तो बराबर मैच कर रहा है, ये D2sp3 यहाँ मैच करेगा और sp3 यहाँ क्रॉस मैच करेगा। तो A के अंदर फर्स्ट, A के अंदर फर्स्ट ये रहा, A के अंदर फर्स्ट, B के अंदर सेकंड, B के अंदर सेकंड, C के अंदर फोर्थ, C के अंदर फोर्थ, तो ये रहा C के अंदर फोर्थ। आंसर क्या आ जाएगा, 4, D के अंदर थर्ड, तो 13 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है डियर, नेक्स्ट बात करते हैं 14 क्वेश्चन। द Cl/CO/Cl बॉन्ड एंगल वैल्यूज, मतलब इस तरह के बॉन्ड एंगल जो है वो फेशियल में कितने हैं वो चेक करने हैं। ठीक है, मतलब किस जो इस तरह के जो बॉन्ड है, ये ना बोल रहे हैं Cl और Cl बंद कोण के मान इस मतलब इस मॉलिक्यूल में जो सिस है उस फॉर्मेट में कितने हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो इसका पहले सिस फॉर्म बनाते हैं, या सॉरी सिस क्या, फेशियल है ना, तो फेशियल फॉर्म बना के चेक करते हैं क्या हो जाएगा, CO। पहली बात जो फेशियल और मेरिडोनियल बनता कि इसमें पहले ही पता होना चाहिए, Ma3B3 टाइप के कंपाउंड्स में एक आइसोमेरिज्म हम सीखते हैं, फेशियल एंड मेरिडोनियल। और एक कब बनता है, जब सिस फॉर्म होती है उसमें बनता है। कैसे, M ये तीनों जो A है वो एक साथ आ जाए पास सिस फॉर्म में, और B भी है वो सिस में इस तरह से, और ये एक ट्रायंगुलर फेस बनती है, इसलिए इसका नाम फेशियल रखा गया। ट्रायंगुलर फेस जो बनती है इस वजह से इसका फेशियल नाम रखा गया। ओके डियर, तो अपने को फेशियल चेक करना है, तो यहाँ पर Cl लगाने पड़ेंगे, और बचे हुए क्या है NH3, तो ये NH3 इस साइड आ जाएगा, ये NH3 यहाँ आ जाएगा, और ये NH3 यहाँ आ जाएगा। तो कोई Cl आपस में ट्रांस में नहीं है,
कोई भी सीएल आपस में ट्रांस में नहीं है। इसका मतलब आपस में 180 का तो सवाल ही पैदा होने था सीओ सीएल का, मतलब ये जो एंगल है सीएल ओ सीओ सीएल, तो ये 90 है, इधर ये भी 90 है, इधर ये भी आपस में 90, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है 90 की। ठीक है डियर, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन IUPAC नेमी को लेकर है। देखो इसमें सिर्फ एक दो ढंग की चीजें बात मतलब चेक करनी होती है, इससे बात हो जाएगी, अपनी बात बन जाएगी। क्या एक तो कॉम्प्लेक्स जो है लिखा वो नेगेटिव चार्ज है, तो जो मेटल का नाम है उसमें जो सफिक्स है वो 8 काम में आना चाहिए। कोबाल्टेट है तो कोबाल्टेट यहाँ काम है, कोबाल्टेट यहाँ काम है, तो ये दोनों सीधे ही गलत हो गए। चलो झंझट खत्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लो। इसमें क्या डिफरेंस, यहाँ ट्रिस लिखा हुआ है, यहाँ ट्राई लिखा हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रिस तब काम में आता जब पहले से कुछ इसमें बाई ट्राई टेट्रा वगैरह काम में आ रखा हो। यहाँ तो कुछ ही नहीं है, तो यहाँ पर ट्राई ऑक्सिलेटो डायरेक्ट काम में आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना थर्ड, उसमें डायरेक्ट ट्राई ऑक्सिलेटो। तो अब आपको पूरा चेक नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है। ठीक है, नाम वैसे क्या हो जाएगा पोटेशियम, फिर क्या हो जाएगा ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। ओके डियर, तो आपको जब काम करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है, ना कि आप सब्जेक्टिव की तरफ पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, क्या बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन, जो संकुल यौगिक अपने को दे रखे हैं उनका जो चक्र आगुण, मतलब जिसमें एक तरह से बोल दो कि जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रही, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा उसमें चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा। अब मेरा काम करने का तरीका समझ आ गया, मैं क्या रखूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखूंगा तो यहां से पता चल जाए और चेक करूंगा पेयरिंग है या नहीं है। तो इसमें लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन Fe+3 है, तो 3D क्या हो जाएगा 5, इसमें Mn क्या है +3 में, तो 3D क्या हो जाएगा 4। अब समझ रहे हो कैसे Mn+3 में और 3D 4 क्यों हुआ, 4s 2 इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए और D5 था 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या हो जाएगा 3D6 और Mn क्या है Mn+2 है, तो Mn+2 का मतलब क्या हो जाएगा 3D5। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो ये वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग हो जाएगी। यदि बात करता हूँ D5 में यदि पेयरिंग होगी, तो D5 में पेयरिंग तो 1 2 3 4 5 है, और ये पेयरिंग में हो जाएंगे तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1। D4 में यदि पेयरिंग करवा देते हो, तो D4 में पेयरिंग करवाओगे तो पहले D4 लिख देते हैं, 1 2 3 4, एक ही पेयरिंग में जाएगा और ये एक पेयरिंग में जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। D6 से और पेयरिंग नहीं करवानी, तो D6 से पेयरिंग नहीं करवाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए यहाँ पर 4, और D5 पे पेयरिंग नहीं करवाते तो 5 और 5 अनपेयर्ड पड़े तो 5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। ओके डियर, तो 16 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्टाहाइड्रल डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। 3 बातें रखी गई है, एक तो ऑक्टाहाइड्रल होना चाहिए, दूसरा डायमैग्नेटिक होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, और तीसरा सर्वाधिक स्थायी होना चाहिए। पहले तो मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं, ठीक है, तो उससे लगभग सारी कहानी वहीं से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं Ni किस में है +6, सॉरी Ni जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो 3D8 आ जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, D10 में होते, D6 में पॉसिबिलिटी थी, तो ये तो डायमैग्नेटिक नहीं है। फिर से मैं इस पे बात करता हूँ, तो कोबाल्ट हो किसमें 3D6 में, हाँ यहाँ सारे पेयर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और सारे पेयर है, तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि D6 से पहली बात, और D6 में यदि सारे पेयरिंग में हो जाएंगे तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का बन जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 चला जाएगा, तो डायमैग्नेटिक भी हो गया सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कारण, और Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी हो गया, और Cn 6 का है, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 है, तो अष्टफल के तो हो गई होगा। तो अपने सही से जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो किस में हो रही है सेकंड में, तो तुरंत पता चल गया, आपको सारे चेक भी नहीं करने पड़े। ओके डियर, नेक्स्ट है 18th
18 फिर से एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको सारी मैचिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब मैचिंग इसमें क्या बोला गया है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे रखे हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से बोल रहा हूँ, आपको काम करने का तरीका क्या है, आप तो सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसका विन्यास लिखो, पेयरिंग है नहीं चेक करो, काम खत्म। चलो, तो यहाँ पर क्या है, क्रोमियम जो है, क्रोमियम किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3d3 आ जाएगा, ठीक है जी। Fe जो +2 में है, +2 में तो क्या आ जाएगा, 3d6 आ जाएगा जी। कोबाल्ट जो है किसमें +3 में है, तो 3d6 आ जाएगा जी। फिर निकल जो +2 में है तो 3d8 आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे वैसे तीनों अनपेयर्ड बचे रहेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे पड़े रहेंगे, ठीक है। Fe में ये पेयरिंग नहीं करवाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में एक पेयर हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इधर 4 बच गए हैं। फिर 3d6 कोबाल्ट +3 में पेयरिंग हो जाएगी, यदि पेयरिंग हो जाएगी तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 3d8 में कोई पेयरिंग नहीं पॉसिबल, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो मैंने इनके सामने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब अपने को मैचिंग करनी है, मैचिंग कर लेते हैं। तो 3 कहाँ है, ये रहा 3, फिर कितने हैं इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा 4, इसमें कितने हैं 0, तो ये रहे 0, इसमें कितने हैं 2, तो ये रहे 2, तो एक के अंदर आ गया सेकंड, एक के अंदर सेकंड, केवल एक ऑप्शन दे रखा है जो है अपना थर्ड ऑप्शन। तो केवल जब एक ही ऑप्शन दे रखा है तो अपने को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी अपन को सीखना है। तो तरीका फिर से बोल रहा हूँ, आपको तो क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पेयरिंग हो रही नहीं हो रही वो चेक करना है, यदि पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग करवा लो, नहीं हो रही तो बिना पेयरिंग के काम करना है, ठीक है डियर। नेक्स्ट 19, फिर से एक बेसिक क्वेश्चन 19 जो अपन डील करने जा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स या द ऑक्टाहाइड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। सिंपल सा है, कौन सा अष्टफलकीय, प्रतिचुंबकीय और निम्न चक्रण। फिर से बोल रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चन, फिर से वही तरीका आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जैसे निकल है तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3d8। अब ये चीजें इतनी बार रिपीट हो रही, मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्फ़िगरेशन जो फिट हो गए होंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में मेंटली आप काम कर सकते हो। फिर क्या है, कोबाल्ट किस में है, +3 में है, तो 3d क्या हो जाएगा, कोबाल्ट किस में +3 में ना, तो 3d हो जाएगा 6। फिर से कोबाल्ट +3 में है तो क्या हो जाएगा 3d6। फिर से कोबाल्ट किस में +3 में, 3d क्या हो जाएगा 6। इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है भाई साहब कि डायमैग्नेटिक आने की जो पॉसिबिलिटी हो 3d6 में कहीं आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि 3d6 में यदि पेयरिंग हो जाए तो पेयरिंग होने के बाद तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर में चले जाते हैं, 2d अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय मिल जाता है। तो कहाँ पेयरिंग हो सकती है, कोबाल्ट +3 में है, तो मैंने कहा जब भी मेटल +3 में तो F- से स्ट्रॉन्ग सारे पेयरिंग करवा देते हैं, तो पेयरिंग हो जाएगी फोर्थ के अंदर पेयरिंग हो जाएगी तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ओके डियर, काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। फिर से बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इतना आसान चैप्टर नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन कहीं बन नहीं सकते, बड़े बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। तरीका आपके सामने कैसे है, किस तरह सोल्व किया, यही सीएलसी आपको अलग दे रहा है, यही सीएलसी आपको बेस्ट दे रहा है कि किस तरह से इजी से इजी वे में क्वेश्चन आपके सामने रखे जाए। ओके डियर, चलो नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही तरीका, फिर से वही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कुछ नए वैरायटी के नहीं। कैसे देखो, मेरे को क्या पता है, इसमें Fe जो है वो +3 में है तो 3d5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें Fe +3 में, इसमें 3d5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोबाल्ट +3 में है तो 3d6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्रोमियम +3 में है तो 3d3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें Ni 0 में है तो 3d8 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। ये तो क्या हो गया, 4s2 है वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4s2 है वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पहली बात इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी, पेयरिंग हो जाएगी। यदि पेयरिंग पहले मैं लिखता हूँ पेयरिंग होगी या नहीं होगी, पेयरिंग हो जाएगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। किस बेस पे बात कर रहा हूँ, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेंगे। F- वीक है, नहीं करेगा। F- फिर से वीक है, नहीं करेगा। फिर से ऑक्सीडेट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग किस वे में है, हालांकि इसमें पेयरिंग की जरूरत भी नहीं है, आप देखो कि पेयरिंग की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें बात D3 में कहीं वैसे 2D अवेलेबल पड़े, ठीक है। तो Ni में आपको स्पेशल केस था, अभी थोड़ी देर पहले अपन बताया कि Ni में इलेक्ट्रॉन वहां से S का इसमें पटक जाता है D में और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, अभी जस्ट सीखा था। इसमें पेयरिंग हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा ये देखना है ना। तो पेयरिंग हो गया D5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। पेयरिंग नहीं होगी तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन वैसे ही पड़े रह जाएंगे।
पेयरिंग नहीं होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे, 6 में से एक पेयरिंग में गया होगा तो 4 अनपेड वैसे ही पड़े हैं। 3d3 में 3 अनपेड वैसे ही पड़े हैं और इसमें 0 पेड मतलब 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ऑर्डर पूछा गया है तो अपने को पता है सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें आ रही है, बी के अंदर आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा, बी दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, बी सबसे ज्यादा किसमें, फोर्थ ऑप्शन है। तो अपना आंसर क्या आ गया, फोर्थ। कितना आसान काम बताओ। पूरा ऑर्डर भी देखो एकदम एक एक चीज तरीके, देखो आपके साथ बड़ा सिंपल वे है काम करने का। मैं कुछ भी ऐसा नहीं रख रहा कि कोई अजीब सी बात रख रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। काम करने का तरीका फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, आपको फिक्स तरह से करना है, आपको फिक्स तरह से सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो डेल्टा हो वो पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल सा है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहला काम तो खत्म करो, कॉन्फ़िगरेशन तुम बड़ा स्पीड से लिखो। इसमें सॉरी H2 यहाँ पर है 6, चलो तो टाइटेनियम है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम तो डी में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 s के 2 चले गए तो 3d2 हो गया। ठीक है, वेनेडियम तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, डी में यदि s के 2 गए तो 3d3 हो जाएगा। ठीक है जी, मैग्नीज +3 का है तो 3d4 हो जाएगा जी, Fe +3 में तो 3d5 हो जाएगा जी। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, अब आप डेल्टा ओ लिखो, विपाटन ऊर्जा लिखो। ठीक है, तो अपने को पता है कहाँ कौन पेयरिंग करवाएगा, कहाँ कौन पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो अपने को पता है हाँ, Fe +3 में H2 के साथ पेयरिंग नहीं होती है, ध्यान रखना, जबकि Mn के साथ पेयरिंग हो जाती है, Mn के साथ पेयरिंग हो जाती है, H2 करवा देता है, जबकि H2O पेयरिंग Fe +3 के साथ नहीं करवा पाता। स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल केस है कि Fe +3 में है फिर भी H2O, मैंने कहा था कि मेटल +3 में है, F- से स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करवा देते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि Fe का एक कॉम्प्लेक्स एक अलग है, स्पेशल कॉम्प्लेक्स इसमें Fe +3 में होते हुए भी F- से स्ट्रॉन्ग जो है H2O वो पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, वही डेल्टा O और स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी पर डिपेंडेंसी होती है, एक्चुअली वैल्यू बेस्ड बात है। ठीक है मुद्दे पे आते हैं। तो अपन डेल्टा O की वैल्यू लिखते हैं, तो इसमें स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, सारे के सारे ऑक्टाहाइड्रल। अच्छी बात तो ये है स्प्लिटिंग का तरीका फिक्स है, इलेक्ट्रॉन फिक्स तरह से रखे जाएंगे। ओके डियर, तो यहाँ पर जब अपन वैल्यूज लिखा करते हैं तो 0.6 डेल्टा हो जाता है और ये माइनस का 0.4 डेल्टा हो जाता है। चलो तो पहले अब मैं साथ साथ में पैरेलल वैल्यूज लिखता जा रहा हूँ, जो यहाँ लिख दूंगा या यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ पास में सबकी वैल्यू यहाँ लिख दूंगा मैं, और फिर लास्ट में मैच करेंगे कौन किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो D2 2D के यहाँ पर है तो माइनस का 0.8 आ जाएगा, माइनस का 0.8 आ जाएगा। हालांकि मैचिंग तो देख लेंगे, तो माइनस का 0.8 डेल्टा हो जाएगा। दूसरा है H2 वेरियम D3 है तो D3 के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो तीनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 1.2 नहीं आ जाएगा क्या, तो माइनस का 1.2 लिख देते हैं। दूसरे माइनस का 1.2 डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में D4 है तो D4 में 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो माइनस का 1.2 होगा और प्लस का 0.6, तो माइनस का 0.6 बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा माइनस का 0.6 डेल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, और क्या हो जाएगा, FeS2 यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग हो जाएगी, हालांकि FeS2 मैंने कहा इस पर पेयरिंग नहीं होगी, सॉरी, जब इस पर पेयरिंग नहीं होगी तो खास बात क्या आ जाएगी, जब पेयरिंग नहीं होगी तो खास बात क्या आ जाएगी, खास बात ये आएगी भाई जी कि इलेक्ट्रॉन जो है वैसे ही पड़ रहेंगे तो 0 आ जाना चाहिए, तो इसमें आ गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा मैचिंग सबसे बेस्ट है, मैचिंग देखते हैं। TA में कितना है, 0.8 आया, 0.8 ये रहा। ठीक है, H2O में कितना है, 1.2 आया, ये रहा। ठीक है, Mn 0.6 आया, ये रहा। ठीक है, और लास्ट में कौन है, Fe में आया, Fe में 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मैच कर जाएगा, आंसर सबसे ठीक A के अंदर तो हो गया फोर्थ, B के अंदर हो गया सेकंड, C के अंदर हो गया B के अंदर हो गया फर्स्ट, C के अंदर हो गया सेकंड और D के अंदर हो गया थर्ड। तो आंसर बैठ रहा है सेकंड वाला। बेस्ट मैचिंग कौन सी बैठ रही है, सेकंड वाला। ओके डियर, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज मेरिडोनियल आइसोमर। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा है कि किस में ऐसी पॉसिबिलिटी मेरिडोनियल में पाया जा सकता है, रेखांशिक में पाया जा सकता है वो। तो आपको याद करो मैंने चर्चा की थी कि MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वही इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। तो MA3B3 में कौन है, फर्स्ट वाला MA3B3 में कौन है, फर्स्ट वाला, इसका मतलब फर्स्ट में पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट 23 है, ये बोल रहा है कि द सेट विच डज नॉट हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। एम्बिडेंटेड लिगेंड उभय तंतुक लिगेंड और एक
लिगेंड जिसमें दो अलग अलग दाता साइट है, दाता परमाणु उपस्थित है, लेकिन एक समय पर कोई एक ही दाता काम करता है। C2O4 में केवल ऑक्सीजन है, वो दाता काम करता है। एथिलीन में केवल नाइट्रोजन है और H2 केवल ऑक्सीजन है, तो इसमें कोई अलग अलग दाता, जैसे इसमें एम्बिडेंटेट हो गया, ये एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट, ये इधर एम्बिडेंटेट हो गया, तो कोई ना कोई एम्बिडेंटेट था, लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर कोई एम्बिडेंटेट नहीं है, उभयदंतुक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फिर से ये मानो कि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जो ये समझाता है कि एक ही ग्रुप में जो नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें ज्यादातर चांस होते हैं इनर कॉम्प्लेक्स बनने के। इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। और क्या चर्चा की गई इसमें बेटा जी, इसमें बोला गया है कि Ni जो है वो यदि प्लेटिनम से रिप्लेस कर दिया जाए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, प्लेटिनम Cl2 Br2, ठीक है, -2, ठीक है जी। और इसका -2 प्लेटिनम क्या आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लेटिनम प्लस का 2 है, तो आपको पता प्लेटिनम कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में, जो इसकी सीक्वेंस लिखते हैं तो सीक्वेंस में कहाँ आ जाएगा, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। और प्लेटिनम की खास बात क्या होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3 4 5 5D आता है, और भाई D के अंदर 3D 4D और फिर 5D, और S के अंदर बात करें तो 4S 5 6S आता है, तो 6S आएगा। और 6S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। स्पेशल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। और जैसे प्लेटिनम +2 में जाएगा तो 5D 8 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक है जी। जबकि निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D 8 4S2। तो ये बड़ा सिंपल सी बात पता है, इसमें कोई पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो Ni के जो कॉम्प्लेक्स है NiCl2Br2, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखोगे कि निकल आउटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एक आउटर कॉम्प्लेक्स समन्वय संख्या 4 का है, तो चतुष्फलक की ज्यामिति आ जाएगी। और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देखोगे ना, कोई पेयरिंग नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे वैसे ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े। और जैसे इसमें कन्वर्ट हुआ तो इसमें D8 है। D8 का मतलब ये हो गया कि एक मतलब पूरा कंप्लीट खाली पड़ा है D ऑर्बिटल, और D ऑर्बिटल कंप्लीट खाली पड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसमें sp3 की बजाय क्या आ जाएगा, dsp2 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो गए, उसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हुए तो ज्योमेट्री अलग हो जाएगी और मैग्नेटिक बिहेवियर अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं बात करता हूँ, ज्योमेट्री अलग हो गई, सही बात है। जो पैट्रिकल आइसोमेर्स दोनों ही नहीं शो कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेर्स दोनों ही शो नहीं कर रहे हैं। और मैग्नेटिक बिहेवियर, हाँ ज्योमेट्रिकल हो सकता है। क्यों हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि पहले जो था वो GI नहीं शो कर रहा था, जो चतुष्फलक को GI शो नहीं करते, अब GI शो करने लग जाएगी, उसमें से ट्रांसफॉर्म होती है, बिल्कुल ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, A B and D, आंसर में क्या आ जाएगा, A B and D। तो A B D किस में आ जाएगा, सेकंड में, ठीक है। 25 द मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन Bohr magneton spin only magnetic moment of this complex and this complexes respectively। फिर से बोल रहे स्पेशल टाइप कॉम्प्लेक्स Fe+3 में इसमें पेयरिंग नहीं होती है, इसमें पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। जबकि इसमें पेयरिंग हो जाएगी, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, तो बात वही है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Fe+3 है, 3D5 है, Fe+3 है, 3D5 है, इधर पेयरिंग नहीं होगी, इधर पेयरिंग हो जाएगी, इधर पेयरिंग हो जाएगी, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इधर पेयरिंग नहीं, 5 और 5 तो इस। और एक खास बात, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जनरली 5 मिला करते हैं, तो काम करने का तरीका समझ गए हैं। 5 अनपेयर्ड 5 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग, दोनों मैच करके तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 5 पॉइंट समथिंग। अब दोनों में 6 वाली पॉसिबिलिटी नहीं, 4 6 की पॉसिबिलिटी, 3 एंड 1 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये तो तीनों ही नहीं हो सकते, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो 25 में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 26, ये बोल रहा है कि कौन सा मिसमैच है ना, कौन सा असुमेलित है। फिर से बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन आप देखोगे, अभी भी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे अभी एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल आपको पता है Mg मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये मिसमैचिंग होगी, एक तो गलत है पर अपना आंसर वही है, ठीक है। दूसरा वाटर की हार्डनेस बिल्कुल Na2EDT ये काम में लिया जाता है, सही बात है ये। फिर है फोटोग्राफी में नहीं, फोटोग्राफी में AgBr काम में आता है,
AGBR का एक्टिवेटेड फॉर्म बनता है, तो ये गल्फ मिसमैच हो गया। फिर क्या था, विल्किंसन बिल्कुल सही है, रोडियम का होता है, ठीक है। क्लेटिंग लिगेंड बिल्कुल सही, क्लेटिंग लिगेंड है, ठीक है। तो ये मैचिंग हो रही है। अपनी मिसमैच कौन हो गया, ए और डी, सॉरी ए और कौन सा मिसमैच, ए और सी मिसमैच है। तो आंसर कौन सा हो जाए, ए और सी में कौन सा बैठ रहा है, ए और सी में थर्ड आ रहा है। मिसमैच कौन सी हो गई, एक तो क्लोरोफिल जो मैं Mg का है, ये एक मिसमैचिंग है, तो अपना आंसर में चला जाएगा। और दूसरा मिसमैचिंग फोटोग्राफी वाला AGBR होता है, तो ये अपनी मिसमैचिंग है। तो ये दोनों जो मिसमैचिंग अपने आंसर में चले जाएंगे, ठीक है डियर। तो 26 में आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं 27 में क्या बोला गया कि द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। देखो एक कॉम्प्लेक्स की वैरायटी क्या है, पहले ये देखते हैं। ये है MAA होल ट्वाइस AB, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट जिसमें इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या पॉसिबिलिटी वो देखता हूँ मैं एक एक करके ना। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, M इन दोनों A और B को मैं एक बार सिस पे रखता हूँ, और इस MA और B को मैं एक बार ट्रांस पे रखता हूँ, स्मॉल a स्मॉल b को, ठीक है डियर। चलो तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी, ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया इस तरह से, और ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया इस तरह से। अब आप चेक करो कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है, सिमेट्री किसके अलोंग है, इस एक्सिस के अलोंग देख लो, बिल्कुल सिमेट्री की साइड, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसमें सिमेट्री नहीं आ पाएगी। सिमेट्री इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि जब आप सिमेट्री देखोगे तो ये वाली कभी भी इसके साथ सिमेट्री कट नहीं हो सकती। अपन ने पहले भी इसकी चर्चा की थी। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसका डी और एल फॉर्म 2 तो यहाँ बन जाएंगे, और ये अपना आप में एक फॉर्म, इसकी कोई और नहीं बने। टोटल कितने हो जाएंगे, 3। एक जो ऑप्टिकली एक्टिव है जिसको मैं सिस फॉर्म बोलूंगा, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो 2 फॉर्म तो बन गए, लेकिन इसका एक और कंसिडर करना पड़ेगा जो ऑप्टिकल एक्टिव आएगा उसका इनहिबिशन फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये बोल रहा है कि कौन सा संकुल ऐसा है जो चुंबकीय क्षेत्र में सर्वाधिक आकर्षित होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो सर्वाधिक वही आकर्षित होगा जो मतलब एक मैग्नेटिक मोमेंट अच्छा खासा रखता हो, खुद का मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा खासा है, और खुद का मैग्नेटिक बिहेवियर उसी में ज्यादा आएगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा से ज्यादा। मतलब बेसिक क्वेश्चन क्या बन गया, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा है। बड़ी सिंपल सी बात है, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा है, तो अपने को चेक करना है। फिर से वही तरीका काम करने का। आप क्या करोगे, चेक करो कॉन्फ़िगरेशन, देखो कि इसमें पेयरिंग है या नहीं है। फिर पेयरिंग है तो ठीक है, पेयरिंग नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं। तो इसमें कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, तो कोबाल्ट +2 में 3d7 हो जाएगा। फिर निकल है 3d8 हो जाएगा, जिंक है 3d10 हो जाएगा, और कोबाल्ट है 3d6 +3 में 3d6 हो जाएगा। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो ये जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब इन दोनों में बात करते हैं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, d7 है ना, d7 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि d8 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, फर्स्ट में है। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है आकर्षित सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। तो तरीका क्या था, आपने उस आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, पेयरिंग होगी नहीं होगी ये देख लिया, जहां पेयरिंग हो रही थी या जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आया था वो लिख दिया, और जहां नहीं हो रही उसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जहां आयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 29 बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नेटिक ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब डेल्टा ओ किसमें सबसे ज्यादा है। अब वापस वही चर्चा है, डेल्टा ओ उसी में ज्यादा होगा इसमें लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो। लेकिन गजब बात क्या है, इसमें सब में H2 दे रखा है, सब में क्या दे रखा है, H2 दे रखा है, सब में क्या दे रखा है, सेम H2 दे रखा है। अब कैसे काम करेंगे, जब सब में मेटल सेम हो जाए तो आप किससे काम करोगे, मेटल पे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ मेटल कौन कौन है, मैग्नीज है, ठीक है। मैग्नीज पे देखते हैं, क्रोमियम है, Fe और टाइटेनियम है, ठीक है। तो अपन डेल्टा की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज चेक कर रहे थे ना, किसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा की वैल्यू चेक करते काम करते हैं अपने को। इसका मतलब अब केवल स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि लिगेंड यदि सेम आ गया तो फिर कैसे काम करोगे आप, तो वैल्यू निकाल के चेक करो, तो क्या तरीका है अपने पास। तो वही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3d, ये थोड़ा हटा देते हैं, तो अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका क्या हो गया, Mn किसमें है, +3 में, तो 3d क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्रोमियम +3 में, तो 3d
3 हो जाएगा, Fe+3 में तो 3D5 हो जाएगा, और टाइटेनियम जो है वो +3 में है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम तो +3 में 3D1 हो जाएगा। ठीक है डियर, अब अपने को डेल्टा की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू देखनी, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज अपने को वैल्यू देखनी। ठीक है, तो 3D4 है, तो वापस वही चर्चा है, 3D4 है तो वो स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल है, तो इस तरह की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है डियर, ये इजी हो गया, ये T2G ऑर्बिटल हो गया। D4 है तो D4 का मतलब ये हो गया 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयरिंग किसी में नहीं होगी, वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड है तो बात वहीं खत्म होगी। चलो, तो इसमें कितना आ जाएगा, -0.4 डेल्टा और +0.6 डेल्टा। ठीक है, तो मेरे को वैल्यू चेक ही करनी पड़ेगी और मेरे पास कोई तरीका नहीं, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब चेक करेंगे वैल्यू तो 0.4 × 3 1.2 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 0.6, माइनस का 0.6 डेल्टा हो गया। नेक्स्ट D3 है तो माइनस का 1.2 डेल्टा हो गया। ठीक है, D5 है तो फिर से क्या हो जाएगा, D5 में 0 आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक एक पड़े हैं। D4 माइनस का 0.4 डेल्टा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज किस में आ रही है, सेकंड में आ रही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। फिर से बोल रहा हूँ कि आपको तो सब देखो, लिगेंड अलग अलग होते हैं, काम कर रहे हैं, लिगेंड सेम है, मेटल एक ही पीरियड की आ गई, तो आप कैसे चेक करोगे, आप तो CFAC लगाओगे, CFAC की वैल्यू चेक करोगे, इसमें जा रहा है किसमें कम। ओके डियर, तो अपने CFAC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और तरीका आपको पता है CFAC कैलकुलेट करने का, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सबका इजी और डेल्टा, इजी और T2G की अपनी एनर्जी होगी पर इलेक्ट्रॉन अपने को पता है, जितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे टोटल। ठीक है डियर, नेक्स्ट है 29 का 30 में क्या बोला गया है कि मेटल M+3 है जो मोनोडेंटेड लिगेंड इनके साथ है और इन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या आएगी लिगेंड की, तो बड़ा सिंपल सा है, आपको पता हो तो जो कलर है, कलर की अपनी एनर्जी होती है, जैसे विबग्योर है तो सबसे ज्यादा एनर्जी कलर वायलेट कलर है और सबसे कम एनर्जी का रेड कलर है, और जो जितनी ज्यादा एनर्जी कलर एब्जॉर्ब हो रहा है उस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कि उसमें स्प्लिटिंग भी उतनी ज्यादा एनर्जी की हो रखी है, स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब वहां ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल कलर कौन सा है भाई जी, यहाँ तो ब्लू कलर है इन सब में, तो ब्लू कलर किसके लिए, L4 हाईएस्ट आना चाहिए, बात खत्म, फोर्थ आंसर। अरे समझे नहीं है जनाब, कैसे, देखो नीला रंग है ना, ब्लू कलर है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा एनर्जी का, इनमें जो कलर दे रखे हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी का ब्लू कलर है, उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, तो एब्जॉर्ब भी होने वाला फोटोन सबसे ज्यादा, सबसे कम वेवलेंथ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्लू वाला सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल। सबसे कमजोर रेड है, रेड का सबसे कमजोर, सबसे कम स्ट्रेंथ रेड का जाना चाहिए, बात खत्म। तो ऐसा ऑप्शन ये की है, झंझट खत्म। 31 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दे रखा है क्या, मैग्नीज डेका कार्बोनिल। ठीक है, इसमें क्या है, डाइमेरिक, सॉरी, जो इसका डाइमेरिक फॉर्म होता है क्या, मैग्नीज आ गया 2 बारी, ठीक है, डाइमैग्नीज है ना, और डेका कार्बोनिल CO क्या है, 10 है। ओके डियर, अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, मेटल कार्बोनिल अपना आप में बड़ी स्पेशल कंपाउंड है, जिनको एक्सप्लेन NCERT में कर रखा है, क्या खास बात है, उसके अलावा उनकी स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन की गई, जिनका मेन जो बेस है क्या, EN36 हो जाना, तो उसी स्ट्रक्चर को अपन, मैं ये बात बोलूँगा, स्ट्रक्चर अपने को पहले से पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर नहीं पता तो अपन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें EN36 करने पर ब्रिज CO नहीं आता, कोई ब्रिज में CO कोई नहीं होता, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्या एक MN दूसरे MN से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो CO 5 CO इसके साथ कनेक्टेड होंगे, 3 4 और 5। ठीक है, CO 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 और CO, और ये जो फॉर्मेट बनता है इस कॉम्प्लेक्स का, ये ऑक्टाहाइड्रल फॉर्मेट बनता है। कैसे, 4 ये एक प्लेन में आ गए हैं और 2 परपेंडिकुलर आ गए, तो किस तरह से जो 2 MN कनेक्टेड है उनकी स्ट्रक्चर अपना ओवरऑल व्यू देखें तो ऑक्टाहाइड्रल, ऐसे लगते हैं 2 ऑक्टाहाइड्रल आपस में कनेक्टेड है, तो स्ट्रक्चर के किस व्यू में बात करेंगे, ऑक्टाहाइड्रल के फॉर्मेट में बात करेंगे। ओके डियर, चलो नेक्स्ट बात, हालांकि NCERT में और अच्छा डायग्राम बना रखा है, जो एग्जैक्ट ऐसी फील आती है कि 2 ऑक्टाहाइड्रल आपस में क्या है, कनेक्टेड है, 3D स्ट्रक्चर बना रखी है। ठीक है, नेक्स्ट 32 है, क्वेश्चन पूछा गया कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर्टी जो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेक्टली मैच है, क्या है, NiCO4 है, NiCl4 है। याद करो ये कॉम्प्लेक्स बड़ा स्पेशल टाइप का है भाई, इस कॉम्प्लेक्स में याद करो क्या चर्चा रहती है, NiCO4 में Ni जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3D8
4s2 रहता है, फिर भी इसमें पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग होने के बाद D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बड़ा खास कॉम्प्लेक्स है। फिर से बोलो 8 तो वैसे बढ़ रहते हैं, S के 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, 10 हो जाता है। फिर 4s के 0 इलेक्ट्रॉन, 4s के 0 पड़े रहते हैं, P के ये 3 पड़े रहते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। बड़ा बोल रहा हूँ, फिर से बोलो खास कंपाउंड। और जो दूसरा है NiCl, इन दो की चर्चा करेगी। इसमें क्या है, Ni+2 है तो 3D क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बातें रिपीट होने लग गई है। और इसमें पेयरिंग नहीं होगी, जब पेयरिंग नहीं होगी इसको ऐसे बढ़ेगा, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो NiCO4 कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय, और ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 4th ही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। तो 32 में आंसर आ जाएगा 4th। बड़े बेसिक, आप देखो मॉलिक्यूल बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, अब कुछ नया नहीं आ रहा। 33 की तरफ आते हैं। फिर से एक बेसिक एग्जांपल है जो मैचिंग बेस्ड है। फिर से बोलो मैचिंग में अपने को ज़्यादा परेशान नहीं होने का, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो तुरंत। क्रोमियम+3 में 3D3, Fe+3 में है 3D5, Ni+2 में है 3D8, वेनेडियम+3 में तो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। तो S के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन, 3D2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आगे कॉन्फ़िगरेशन, अब देख लो पेयरिंग किस में हो रही है, किस में नहीं हो रही। इसमें पेयरिंग, इसमें ज़रूरत नहीं, चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि 2D वैसे ही अवेलेबल है। इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग, इसमें ज़रूरत नहीं है, झंझट ही खत्म, ठीक है। तो 2 जगहों पर पेयरिंग पॉसिबिलिटी थी, वहाँ पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बात और बताऊँ, आप तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करो तब भी काम हो जाएगा। D के इलेक्ट्रॉन, जैसे टोटल D के इलेक्ट्रॉन 2 है तो टोटल D के इलेक्ट्रॉन कहाँ मैच करें, तो इसमें मैच करें, बात खत्म। भाई इजी T2G है क्या, D ऑर्बिटल ही तो है, उसी का तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैच कर जाएगा। D में 3 इलेक्ट्रॉन ये मैच करेगा। ये देखो, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन D के, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन D के, ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैच कर जाएगा, ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन D के। D के 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहे D के 8 इलेक्ट्रॉन मैच कर गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैच करो, कोई फर्जीवाड़ा मत करो, पूरा चेक मत करो किसमें पेयरिंग, किस तरह पेयरिंग, पूरा अरेंजमेंट। D के टोटल इलेक्ट्रॉन तो आनी चाहिए, मैच करनी चाहिए हर हालत में। तो A किस में मैच हो जाएगा, सेकंड में। A सेकंड मैच हो गया, एक ही ऑप्शन है जनाब, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, बात ही खत्म, झंझट ही नहीं है कोई। आप देखो, आप फील करो यार, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन है। आपको ऐसा लग नहीं रहा कि हम कोई विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, और काम हो रहा है सेकंडों में, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है जो मतलब थ्योरेटिकल है, एनसीईआरटी की लाइन की मैचिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं 1 to 1 लाइन क्या दे रखी है। द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन बाई CFT। सीधी सी बात है कि CFT का पहला और खास ड्रॉबैक यही था, क्या कि आप देखो लिगेंड वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। भाई CFT क्या बोलता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है जिसकी ज़्यादा होती है वो मेटल को उतना ही नज़दीक आएगा, जो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा लिगेंड वो मेटल से उतना अच्छा कनेक्ट होगा, और जो मेटल से जितना अच्छा कनेक्ट होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन देगा, जितना ज़्यादा स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स को रिपल्सन देगा वहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो इस हिसाब किताब से भाई यही तो हिसाब रहता है कि मेटल है और ये लिगेंड इससे कनेक्ट हुआ है, तो ये बॉन्ड जितना स्ट्रेंथफुल होगा तो मेटल उतना ही नज़दीक अप्रोच करेगा, सॉरी लिगेंड उतना नज़दीक अप्रोच करेगा, और जितना मेटल नज़दीक अप्रोच करे नज़दीक आएगा, क्या स्प्लिटिंग d ऑर्बिटल, जो स्प्लिटेड d ऑर्बिटल में रिपल्सन और ज़्यादा लगेगा, उसमें स्प्लिटिंग और ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, उनका जो नेगेटिव चार्ज है उस d ऑर्बिटल, जो आउटर प्रोजेक्टेड d ऑर्बिटल से जो बाहर के प्रक्षेपित d कक्षक है उनको सबसे ज़्यादा रिपल्सन नहीं लगेगा क्या, और जब उनको सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगेगा तो नेगेटिव पर जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना गजब का रिपल्सन, उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल लिगेंड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो सबसे टॉप पे कौन बैठा है, न्यूट्रल लिगेंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन उसमें भी कार्बन डोनर है, CN में भी कार्बन डोनर मान सकते हो, और आप सोचो कि CN सेकंड रैंक पे नेगेटिव चार्ज रखते हुए, तो चार्ज से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बैठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ओके डियर, बी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब VBD डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव, मतलब ये जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काइनेटिक हो चाहे थर्मोडायनेमिक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। मतलब VBD तो ये चर्चा करती नहीं कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है ना। तो द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। VBD काइनेटिक एक्सप्लेन करती कि नहीं, नॉट, तो ये बात सही है, नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ दिस इज कॉमनली DsP2। देखो वापस वही बात है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, 3D8 है और पेयरिंग हो जाएगी तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बात तो सही है, चलो C भी सही है।
नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस इज 1। देखो यदि मैं इसकी बात करता हूँ Ma2B2 टाइप का है, तो इसमें अभी अपन ने जस्ट एक एग्जांपल किया था, याद करो, MAA होल ट्वाइस A2, याद आ गई ये अपन ने। इसमें टोटल जो सिस फॉर्म है, ये बोला द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सिस, दिस इज 1। इसके 2 बनते हैं, समझ गए 2 कैसे बनते हैं? इसका D और L फॉर्म दोनों काउंट करना पड़ेगा, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अपन स्टार्टिंग में इसकी चर्चा की थी, तो इसमें क्या बैठ रहा है अपना, कौन सा सही है, क्या करेक्ट है? तो करेक्ट कौन सा आ गया? एक तो अपने पास B करेक्ट आ गया था, एक अपने पास C करेक्ट आ गया, D में गड़बड़ समझ आ गई, तो B और C अपना आंसर हो जाएगा। B और C अपना आंसर मतलब कौन सा आ गया? फर्स्ट आंसर अपना क्लियरली माना जाएगा। ठीक है डियर। नेक्स्ट 35, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं और उनको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से अरेंज करना है। भाई सीधी सी बात है, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर से डी इलेक्ट्रॉन चेक करना है, फिर से देखना है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है, बात इतनी हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, मुझे इतना आपको सिखाना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें और पेयरिंग है या नहीं वो कैसे चेक करें, तुरंत चुटकियों में आंसर, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। देखो कैसे, Fe+3 में है तो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। वेनेडियम +2 में तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो वेनेडियम में क्या है +2 है तो 3D3 आ जाएगा। और Fe किसमें है +2 में तो 3D6 आ जाएगा। ठीक है जी। पेयरिंग होगी नहीं होगी, पेयरिंग होगी नहीं होगी, पेयरिंग होगी नहीं होगी, हालांकि इसमें जरूरत ही नहीं है इस बात की चर्चा करने का। ठीक है, अब बात करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई जी? अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, डी में 5 है, पेयरिंग नहीं है, 5 को 5 अनपेड रहेंगे तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए जी। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैसे पेयरिंग की जरूरत है, 3 के 3 अनपेड वैसे ही पड़ रहेंगे जी। ठीक है जी। डी में 6 है और पेयरिंग नहीं हो रही, पेयरिंग नहीं हो रही तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। समझ गए ना कैसे भाई जी? 1 2 3 4 5 और 6 तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो क्या पूछा गया है? ऑर्डर पूछा गया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। सबसे ज्यादा किसमें आ जाएगा? पी में। सबसे ज्यादा पी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद में क्या है? सबसे कम किसका आ जाएगा? क्यू का। ऐसा एक ही ऑप्शन है अपने पास, क्या? सबसे ज्यादा पी का और सबसे कम क्यू का। ठीक है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। ओके डियर, चलो नेक्स्ट है 35। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ K2 MnO4। देखो इसमें आप फिर कंपेयर करो ऑप्शन को कि क्या सही हो सकता है। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं सोल्व कर रहे। पहली बात तो ये है, आप ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्व कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखो। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही चेक कर लो। K2MnO4 है, अपन इसको वैसे जनरली क्या बोलते हैं? इसको पोटेशियम मैग्नेट। एक होता है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ये पोटेशियम मैग्नेट है। तो पहली बात इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो +6 में कौन कौन सा ही प्लस है? खोटा हो गया, गलत हो गया। अब ये 3 है जो +6 में। ठीक है जी। अब क्या है? पर मैग्नेट नहीं आना चाहिए, मैग्नेट है तो पर मैग्नेट, तो ये पर वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वैसे गलत हो गया। चलो भाई, अब इन दोनों में क्या है? एक तो है पोटेशियम, भाई एक दे रखा है पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम कॉमन हो गया। ठीक है, अब टेट्रा ऑक्साइडो और टेट्रा ऑक्साइडो। ठीक है, एक लिखा है मैग्नीज, एक लिखा है मैग्नेट। भाई ऑप्शन समझ आ गया। और क्योंकि सॉल्ट फॉर्म है तो मैग्नीज नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 जब भी लवण रूप होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, तो एक जो 8 बदल जाता है। जैसे H2MnO4 है, ये मैग्निक एसिड है तो मैग्नेट आयन बन जाएगा MnO4-, तो 4-2, तो मैग्नेट आयन बनना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। भाई आपको चलो नहीं पता कि हमने तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम सीखे, इसका नाम सीखे नहीं है। भाई कुछ बेसिक तौर तरीके तो है जो आपने इतने नाम देखे हैं, आपने नाम समझे। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जा रही तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। परोक्सी यहाँ काम में नहीं आ सकती। मैग्नीज जो परोक्सी, या तो परोक्सी लिंकेज होना चाहिए, या सिर्फ जहाँ परोक्सी नहीं है लिंकेज तब भी 2 जगह परोक्सी शब्द काम में आता है। एक तो पर मैग्निक एसिड में, वहां पर काम में आ गया परोक्सी, या पर प्रीफिक्स काम में आ गया पर क्लोरिक एसिड में, और एक पर मैग्नेट में आता है। इन 2 ही जगहों पर आता है, भले परोक्साइड बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेल्स फॉर्म ब्रिज। अब अपने पास जो ऑप्शन है, एक तो थर्ड ऑप्शन, एक फोर्थ ऑप्शन, अपने कोर्स में इन दोनों का जरूर दे रखा है, मतलब NCERT के अंदर डायग्राम। तो मैं बात करता हूँ CO8 वाला और MnCO10 वाला। अभी इसका तो भी स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था, आपको याद हो तो, Mn फिर Mn फिर CO, इस साइड 5 CO कनेक्टेड थे, याद करो, और इस साइड 5 CO कनेक्टेड थे। तो अपने को पता है यहाँ तो ब्रिज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो झंझट वहीं खत्म, यहाँ ब्रिज तो नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिज बनने की कहाँ संभावना है। ब्रिज बनने की वहां संभावना है, पहली बात तो EN36 आना चाहिए, 3D ग्रुप का है। तो मुझे ये चेक करना है EN36 कहाँ आ जाएगा ना।
मुझे चेक करना है EN36 आ रहा है कि इस सिचुएशन में, तो मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें चेक करता हूँ EN36 कैसे आएगा। तो CO कोबाल्ट जो है कितने नंबर पे, 27 पे है, ठीक है। तो 27 पे है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे भेजेगा नो डाउट। तो 27 CO 8 है ना, ठीक है, 3 ही साइड रख दिए और 2 ही साइड रख दिए, सॉरी CO, ठीक है। तो 27 तो है ही है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ से आ गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए हैं जो शेयरिंग नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और 3 लॉन पेयर आ गए हैं, तो 6 यहाँ हो गए EN36, तो 2 ब्रिज में गए हैं ना, 2 ब्रिज में गए तो EN36 हुआ है, मतलब यहाँ ब्रिज बॉन्ड है, बात खत्म। मतलब मेटल कार्बन जितने भी स्ट्रक्चर उनको एक्सप्लेन करने का तरीका यही है, जो डायमरिक फॉर्म में जा रहे हैं, क्या EN36 करने के लिए अपना डायमरिक फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, जिसमें डायमरिक फॉर्म में EN36 हो जाता है, इस वजह से अपन बोलते हैं डायमरिक फॉर्म में जाएगा। और जब CO ब्रिज के फॉर्म में आ रहा है, उसका मेन मकसद वो ये कि वो EN36 के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज मैं बोलूँगा स्ट्रक्चर याद करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन बोल रहा है कि DMG फॉर्म 6 मेंबर्ड कोवलेंट क्लेट when treated with NiCl2 solution। ये बोल रहा है कि जो मेथिल जो DMG है, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, जब NH4OH की उपस्थिति में NiCl2 के साथ विलयन तो 6 सदस्यीय सहसंयोजी क्लेटिंग बनाता है। बनाता तो है 6 संयोजी, लेकिन वो किसके साथ, H बॉन्ड के साथ बनाता है, मतलब कोवलेंट के साथ नहीं बनाता। कैसे, ये पहले देखो क्या DMG है, क्या देखो ये है DMG, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनता है, NiDMG, NiDMG DMG ट्वाइस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में खास बात क्या होती है, Ni के दोनों तरफ 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं, ठीक है, दोनों साइड 2 नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर साइड की प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो OH है वो इस नाइट्रोजन के OH के साथ क्या होता है, H बॉन्डिंग के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर जो नॉर्मल ऑक्सीजन ग्रुप है वो ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन ग्रुप जो नॉर्मल लगा रहता है वो ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि सही से पता चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी H बॉन्डिंग यहाँ पे भी होगी, जो यहाँ पर OH कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर H बॉन्ड है, कोवलेंट नहीं। कोवलेंट की बात करूँ तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग है 2, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट, आपको याद है अपन ने शुरुआत में लिखी थी पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट का, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, जिसमें ये Fe जो होता है वो +3 में होता है, याद करो, और ये Fe जो होता है वो +2 में होता है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट कंटेन आयरन बोथ इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट 39, क्या बोला जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है जो किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं इनका आपको क्या लिखना है, बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D कोबाल्ट +3 में, और कोबाल्ट +3 में 3D5 हो जाएगा, कोबाल्ट फिर से +3 में 3D5 हो जाएगा। इसमें पेयरिंग हो जाएगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, NH3 के अंदर अमोनिया पेयरिंग करवा देता है, ठीक है। जब पेयरिंग हो जाएगी तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, स्पिन पेड। अब आपको ये समझना है इनर ऑर्बिटल, सही बात है। स्पिन पेड का मतलब यही है
कि इनर कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों इधर लिखे हुए हैं, अलग तरह के नाम काम में लिए हैं, लेकिन बात वही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। स्पिन पेड मतलब इनर कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री मतलब आउटर कॉम्प्लेक्स, प्रचक्रण मुक्त कोई लेना देना नहीं, मतलब आंसर यही जाएगा, क्योंकि स्पिन फ्री का मतलब क्या हो गया, जिसमें पेयरिंग नहीं हुई, और स्पिन पेड का मतलब जहां पेयरिंग हुई है, ये देखो ना युग्मित है ना, प्रचक्रण युग्मित इलेक्ट्रॉन, अरे के प्रचक्रण मुक्त मतलब इसमें युग्मन नहीं हुआ है, अभी मुक्त है उससे, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। ओके डियर, तो 39 हो गया सेकंड। फिर बात करते हैं 40 की। क्या बोला है कि आयरन थर्ड का ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि हैज नो इलेक्ट्रॉन इन Eg, इसका मतलब साफ है कि जो डी है, एक सेकेंड, इसका मतलब साफ है कि जो डी है उस Fe में 3d6 रहा होगा, 3d6 रहा होगा, तभी तो ये जो Eg के ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6, ये T2g है और ये Eg है, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, ठीक है, और T2g में 6 के 6 3d6, ठीक है। अब ये 3d6 है तो 3d6 Fe+3 में होता है, पहली बात ये है। यदि Fe+3 है तो इसका मतलब यहाँ पर साइनाइड आने चाहिए 3 और NH3 भी आने चाहिए 3, ताकि समन्वय संख्या 3 का अपने कोऑर्डिनेट नंबर 3 का क्या बन जाए, सो कोऑर्डिनेट नंबर 6 का अपना कॉम्प्लेक्स बन जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सूत्र में जो आयरन +3 है तो x और y क्या होगा, तो x और y का मतलब क्या हो गया, 3 NH3 होना चाहिए, 3 C होना चाहिए, क्योंकि स्प्लिटिंग इस तरह से है तो समन्वय संख्या 6 है ही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा तब ये इस तरह का एस्पेक्ट बिट पाएगा, तो +3 तभी होगा जब साइनाइड क्या होंगे, 3 होंगे, -3, क्योंकि आप देखो ना x + 0 -3 = 0 आएगा, तभी तो x क्या आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 साइनाइड पे आएंगे, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 6। नेक्स्ट है 41, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन। फिर से बोल रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीजें रिपीट हो रही बार बार। क्या आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट क्या है 3d, अब +3 है तो 3d6, और +3 में कोबाल्ट में पेयरिंग करवा देगा H2O, कोई दिक्कत, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, और यदि पेयरिंग हो जाएगा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं, 3 पेयर बना लेंगे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय अणु हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चीजें रिपीट हो रही है, फास्ट नहीं कर रहा, चीजें रिपीट हो रही है। फिर से क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर देना स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो वही कार्बन डोनर है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, सबसे स्ट्रॉन्ग पे ही आना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग पे ही आना चाहिए, सबसे उनको सबसे आगे आना चाहिए, हाँ ये सही है, इसको सबसे स्ट्रॉन्ग पे रखा है। S- को कार्बन डोनर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन डोनर हो गया F, और S-2 बिल्कुल सही है। इसमें क्या गड़बड़ है, वो कार्बन डोनर को सबसे पीछे ठोक दिया, इसको सबसे पहले रखना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ये पता नहीं किसमें कौन सा डोनर है, उससे तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वापस वही बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं तो अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, तो फिर से सीधी सी बात, आप तो क्या लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले वेनेडियम लिखता हूँ, वेनेडियम किसमें है, वेनेडियम +3 में, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, D3 आना चाहिए +3 में, तो D2 आ जाएगा, तो 3D2 आ जाएगा। फिर क्या है, क्रोमियम +2 में है, क्रोमियम +2 में है तो 3D प्लस क्रोमियम का 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो S से गया और एक इलेक्ट्रॉन D से गया, तो D में 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ठीक है। फिर Fe जो है Fe+3 में है, तो Fe+3 में इसका मतलब क्या हो गया, 3D5, मैग्नीज +2 को कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, Ni+3 में है तो Ni+3 में हो गया 3D7 हो जाएगा। तो ये D में इवन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, इवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इधर D में इलेक्ट्रॉन इवन है, इधर D में एक इलेक्ट्रॉन, इधर ऑड है, इधर ऑड है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स है जिसमें इवन नंबर में D के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड है वो सब तभी 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने क्या करना है, वही तरीका है। अब पेयरिंग सर चेक करनी कि नहीं करनी, भाई पेयरिंग का ही को चेक करोगे, फिर भी चेक कर लो, चलो पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए D इलेक्ट्रॉन पूछे, ये तो नहीं होगी, पेयरिंग हो रही कि नहीं हो रही, नहीं होगी, पेयरिंग हो रही कि नहीं होगी, पेयरिंग हो रही कि नहीं होगी, बात खत्म। और मैं ये बोल रहा हूँ कि पेयरिंग हर जगह चेक नहीं करनी, हर जगह अपना वो ज्ञान मत लगाओ, जहां जरूरत है वहीं चेक करो, ठीक है, बिना फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से क्वेश्चन है, क्या ये बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब सबसे कम अनुचुंबकीय व्यवहार आना चाहिए, सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वापस वही बात, क्रोमियम है, क्रोमियम +2 में है तो 3D क्या हो जाएगा 4, मैग्नीज +2 में है तो 3D क्या हो जाएगा 5, थोड़ा सही कर देते हैं, 3D 5, कोबाल्ट +2 में है तो क्या हो जाएगा 3D7,
फिर से Fe+2 में है तो क्या हो जाएगा 3d6। तो पूछा क्या जा रहा है सबसे कम मैग्नेटिक पेयरिंग किसमें होगी, नहीं झंझट वही खत्म। तो आपको डायरेक्ट देखना है D4 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D7 है तो 5 है, फिर 2 फिर 3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसमें 4। तो इसमें क्या पूछा गया है अपने को कि सबसे ज्यादा सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। इसमें केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना मैग्नेटिक बिहेवियर कम हो जाएगा, जितना ज्यादा पूछता थी कौन सा हो जाता, ज्यादा हो जाता सेकंड वाला। ठीक है डियर, अपने को कम का पूछा है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। 45 में क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग। फिर से वही क्वेश्चन है, वापस वही बात है। NH3 जो है, NH3 ठीक है अपनी सही पोजीशन में, लेकिन हैलोजन F- स्ट्रॉन्ग होता है, ये गलत हो गया। फिर यहाँ डोनर से देख लो, कार्बन डोनर है, फिर ऑक्सीजन डोनर को बाद में रख दिया, ये गलत हो गया। फिर नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन डोनर है, ये फिर से गलत हो गया। अब बचा ये तो ये सही होगा वाली, चेक कर लो क्यों। नाइट्रोजन टॉप पे है, फिर ऑक्सीजन, फिर अब आपको मैंने कहा हैलोजन पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग F- और वीक क्या है I- ये थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट है 46 में क्या चर्चा की गई है, मेटल है जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, मतलब ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें AB, X और L लिगेंड है, यूनिडेंटेड है। ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बोला गया कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखो अपन ने सीखा है कि GI जो है वो यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आएगी, और टेट्राहाइड्रल में GI नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस वाइज सब सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, और ये जो GI वो डिस्टेंस से वेरी करता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 0। ओके। नेक्स्ट है 47 में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म द फॉलोइंग नो इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल्स। मतलब T2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं T2 में कहाँ पॉसिबिलिटी है। वही पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, टाइटेनियम में +4 में तो स्कैंडियम टाइटेनियम D2 होता है, चारों के लिए +4 में तो 3d0 आ जाएगा। फिर मैग्नीज है मैग्नीज +7 में तो इसमें 3d0 आ जाएगा। Fe है, Fe किस में है, x माइनस का 8 इज टू माइनस का क्या हो जाएगा 2, x कितना हो गया प्लस का 6, तो प्लस का 6 है ना, तो प्लस का 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन D के, तो 3d कितना आ जाएगा, 3d2 आ जाएगा। और यहाँ पर Fe किस में है, Fe जो है Fe +3 में है तो 3d 5 हो जाएगा। और इसमें कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट इसमें हो जाएगा +2 में हो जाएगा, तो +2 में क्या हो जाएगा 3d 7। ठीक है। अब किस में पूछा गया है, ये सारे CN4 के कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। इसमें D0 है तो 2 तो ये फिक्स ही होगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं D में तो इजी T2 में आने की कोई संभावना नहीं। अब बात करते हैं इसमें स्प्लिटिंग्स होती है, वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। ये हो गया E और ये हो गया T2। ठीक है। अब किसमें हो जाएगा, T2 में नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो पहले तो ये दोनों हो ही जाएंगे। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो E में आ गया, T2 में जाएगी गई नहीं, तो E में हो जाएगा। अब 5 है और 7 है तो गारंटी इसमें आने के बाद इसमें भरे जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 ऐसी स्पीसी है, एक तो पहली है जिसमें D0 था, दूसरी है जिसमें भी D0 था, तीसरी है जिसमें D के 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें रह जाएंगे, E में रह जाएंगे, T2 तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, इनमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं कि वो T2 तक पहुंच जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जिसमें खाली पड़ा है तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है 48 फिर से एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और मैचिंग टाइप का क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको सारी मैचिंग नहीं करनी। आपको मैचिंग में केवल क्या करना है, कोई एक आधी मैचिंग करनी है, और वो वही टाइप का क्वेश्चन है, केवल D के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, काम हो जाएगा। कैसे, टाइटेनियम है वही स्केडियम टाइटेनियम, तो टाइटेनियम +4 में है क्या, तो 3d 0 हो जाएगा, टोटल 0 इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। 0 इलेक्ट्रॉन कहाँ मैच करें, थर्ड के अंदर। फिर इसमें क्या हो जाएगा, D के 2 इलेक्ट्रॉन 3d2 हो जाएगा भाई, +6 में ना, तो D2 इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। इसमें Fe इसमें +3 में है तो D कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। और इसमें कोबाल्ट 3d8 आना चाहिए। ठीक है। कोबाल्ट +2 में +2 D7 आना चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 0, तो टाइटेनियम के 0, तो टोटल D के इलेक्ट्रॉन 0, तो टोटल D के इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 0, D के इलेक्ट्रॉन 2, टोटल 2 D के इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर D के 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल D के 7 इलेक्ट्रॉन, और D के 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल D के 5 इलेक्ट्रॉन। तो A के अंदर मैच कर गया थर्ड, A के अंदर मैच कर गया थर्ड, ऐसे 2 ऑप्शन है। B के अंदर मैच कर जाना चाहिए
फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट में ऐसा ही ऑप्शन है थर्ड वाला, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यार को इस पे नहीं पता चलो पेयरिंग है या नहीं, तो बिना पेयरिंग के बात बन रही है, आपको केवल टोटल डी के इलेक्ट्रॉन देखने, और कोई ऐसा, मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच देना चाह रहा हूँ, आपको पूरा फील नहीं करना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। जो डी के टोटल इलेक्ट्रॉन थी 5 थे, तो स्प्लिटिंग के बाद भी 5 ही रहने चाहिए, वो थोड़ी बदल जाएंगे, तो आप कम में करो ना यार, कोशिश ये करो कि कम में जल्दी से जल्दी अपना आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है डियर। नेक्स्ट है 49 एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला दिस। अब भाई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसका मतलब COCl तो 3 आ ही गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहना चाहिए? 6, तो यहाँ पर 3 क्या आ जाना चाहिए? NH3 आ जाना चाहिए, बात खत्म। चलो एक बात पूरी हुई। रिएक्टेड एक्सेस ऑफ AgNO3, ठीक है, यदि अच्छा आगे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ज्यादा हो कुछ Cl बाहर पड़े हो। रुको 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 भाई जी रुको, अभी इसमें और चर्चा हो सकती है, और चर्चा हो सकती है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, वो देखना पड़ेगा कितना प्रेसिपिटेट में जा रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो बोल रहा है कि अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन 2 मोल्स ऑफ AgCl। अब 2 मोल AgCl बोल रहे हैं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में 2 Cl बाहर पड़े, बात खत्म। अब 2 Cl बाहर पड़े, फिर भी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो कोबाल्ट, ठीक है, 1 Cl अंदर रह गया, ठीक है। अब बचे अमोनिया होने चाहिए, बचे क्या होने चाहिए? अमोनिया होने चाहिए। तो अमोनिया कितने होने चाहिए भाई जी? अमोनिया होने चाहिए 1 Cl और 5 अमोनिया होने चाहिए, ताकि समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वैलिड हो जाए, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक बात पूरी हुई। अब क्या हो रहा है? कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? x -1 + 0 माइनस का 2 इज टू 0। x कितना आ गया? प्लस का 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 3, तो x कितना हो गया? 3। आंसर क्या पूछा गया बेटा जी? आंसर पूछा गया है x + n क्या होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ क्या आएगा? 8। तो आंसर कौन सा आ गया? सेकंड। आंसर क्या आ गया? सेकंड। ओके डियर, तो अपने को एक एडिशन पूछा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन। आप देखो ये वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन, आप समझो कितना बेसिक क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है F- मैक द एनेमल ऑन द टीथ। अब ये एक क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जो दांतों पर एनेमल बनता है, आपको पता है एपेटाइट ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्लोर एपेटाइट बन जाता है। एपेटाइट जो ग्रुप है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaPO4 होल ट्वाइस और CaX2। मेनली टीथ में हाइड्रोक्स एपेटाइट जो फ्लोर एपेटाइट में कंप्लीट कन्वर्ट होता है। X जो है वो OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है X इसके F- में, ठीक है, OH में, तो फ्लोर एपेटाइट में कन्वर्जन हो जाता है। तो फ्लोर एपेटाइट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एप्लीकेशन, वही सीधी सी बात, एप्लीकेशन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट ऑफ Ca+2 आयन इट्स कॉम्प्लेक्स Ed2 4। अब ये फिर से बोल रहा हूँ कि एक बेसिक क्वेश्चन ये भी कॉम्प्लेक्स का दे रखा है क्या, कि जो EDT है वो Ca+2 के साथ कैसा बनाता है, किस तरह का बनाता है? CN6 का बनाता है। और ये चर्चा दे रखी है, कहाँ दे रखी है? जब हार्डनेस को दूर किया जा रहा है तब ये बात बोल रही है कि इसको काम में लिया जाता है, और ये CN6 के साथ कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और हाइब्रिडाइजेशन को लेकर मैचिंग कर रखी है। तो यहाँ पर वापस वही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। Ni जो है वो +2 में है, तो Ni +2 में है, तो Ni +2 में तो 3D8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है Ni +2, फिर 4s2 3D8 हो जाएगा। बट कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई जी, ये कितनी बार रिपीट होगा। कोबाल्ट +3 में 3D6 हो जाएगा, और कोबाल्ट +3 में 3D6 हो जाएगा। वापस वही बात है, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो पहली बात, इसमें पेयरिंग हो जाएगी। यदि पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसमें पेयरिंग होगी, लेकिन खास बात है वो याद करो sp3 वाला। इसमें पेयरिंग होगी dsp2 बन जाएगा, इसमें पेयरिंग होगी sp3 बन जाएगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, मतलब इसमें पेयरिंग हो जाएगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो इसमें जब पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग D2sp3 आ जाएगा, और इसमें sp3D2 पेयरिंग नहीं होगी। तो अब मैचिंग कर लो, पहले वाला क्या हो जाएगा? dsp2 थर्ड में मैच कर रहा है 3 जगहों पर। अरे भाई इस बार अपना काम नहीं बन रहा ना, 3 जगहों पर मैच कर दिया, चलो कोई ना। बी जो मैच हो रहा है वो किस में हो रहा है? बी मैच हो रहा है sp3 के साथ, तो बी मैच हो जाएगा फर्स्ट में, तो ए तो होना चाहिए थर्ड। अभी भी 2 ऑप्शन पड़े हैं, चलो सी को भी मैच कर लेते हैं। सी किसके साथ मैच हो जाएगी? ये D2 ऊपर है ना, D2 यहाँ है, सॉरी। तो ये जो C वाला है वो D2sp3 C4 में मैच होना चाहिए, और C4 केवल इसी में सारी मैचिंग बैठ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ओके डियर, नेक्स्ट है 53। फिर से एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन, फिर से वही बातें एकदम सेम टू सेम। वापस वही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है।
और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर क्रोमियम +3 में है तो 3D क्या हो जाएगा 3, निकल +2 में है तो 3D 8, कोबाल्ट +3 में 3D 6 और Na+2 में है तो 3D 8। ठीक है, अब आप वापस वही 3D 3 है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तीनों वैसे ही रहेंगे, पैरिंग की जरूरत है, इसमें पैरिंग होगी नहीं तो पैरिंग नहीं होगी, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, वही पैरिंग होगी नहीं तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। ठीक है, कोबाल्ट D6 पैरिंग नहीं होगी और जब पैरिंग नहीं होती D6 में तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन वैसे पड़े रहते हैं, और निकल में पैरिंग हो जाए 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैचिंग देख लो ना, मैचिंग देख लेते हैं, क्या मैचिंग बिठानी है। मैचिंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट समथिंग है, ए में 3 पॉइंट समथिंग बैठ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग यहाँ बैठ रहा है, फिर बी में 2 पॉइंट समथिंग, बी में 2 पॉइंट समथिंग यहाँ बैठ रहा है, वही जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर सी में 4 पॉइंट समथिंग, सी में 4 पॉइंट समथिंग कहाँ बैठ रहा है, ये रहा, और डी में 0 ये रहा। मैचिंग बिठा दो, एक के अंदर सेकंड, एक ही जगह ऐसी एक के अंदर सेकंड, वो अपना आंसर हो गया सेकंड, झंझट ही खत्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैचिंग में ऐसा हो जाता है कि आपको एक ही तरह का मैच मिले। ठीक है, नेक्स्ट, अब सारे क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड है, सेक्शन बी है, और वैसे ही क्वेश्चन वही तरीका वही पैटर्न, कुछ अलग और कुछ नया नहीं है, कुछ अजीब सी बात है नहीं है। ठीक है, जो अपन ने सीख रखा है वही अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 1 मोल ऑफ ईच, मतलब इनके एक मोल लिए जा रहे हैं, तो कितने टोटल AgCl के मोल प्रेसिपिटेट में आ जाएंगे, जितने Cl बाहर है उतने मोल आ जाएंगे। क्यों, ये Cl AgCl के फॉर्म में जाएगा तो एक Cl माइनस तो एक AgCl, और इसमें 2 Cl है तो 2 मोल AgCl बनेगा इधर, दोनों Cl AgNO3 से रिएक्शन करेगा, इधर कुछ है नहीं बनेगा प्रेसिपिटेट, इधर फिर 2 मोल Cl है, दोनों पानी में जाएंगे और AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो टोटल 1 मोल यहाँ से आ गया, 2 मोल ये रहा और 2 मोल ये रहा, तो 1 + 2 + 2 टोटल कितना हो गया 5। ओके डियर, चलो तो फर्स्ट में आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, और देखो आप देखो पैटर्न वही क्वेश्चन पूछने, कोई अलग और नया पैटर्न नहीं है, आपको वापस वही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसी तरह से काम करना है। तो मैं वापस वही लिख रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक चेक करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D 8, और फिर से अब मैं डायरेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत बेसिक और कॉमन है, आप देखो कोई नया अजीब सा नहीं है, मैं कि कॉम्प्लेक्स लिखता जा रहा हूँ और इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ साथ साथ, जैसे NiCN4 है और -2 है, इसमें निकल +2 में 3D 8 है, पेयरिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी DsP2 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेड के समझ के D8 है, फिर NiCO4 है, याद करो NiCO4 D8 होता तो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, लेकिन 4s के 3D 8 होता है, 4s2 होता है, इलेक्ट्रॉन ये भी इसमें डाल देता है पेयर करने के लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें थे, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट NiCl4 है, याद करो NiCl वीक फील्ड लिगेंड है, तो NiCl4 में Ni है भले +2 में, Ni भले किसमें है +2 में है, सॉरी यहाँ -2 चार्ज है, लेकिन Ni +2 में तो है, कॉन्फ़िगरेशन 3D 8 भी है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अभी तक एक पैरामैग्नेटिक, दूसरा ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, तीसरा FeCN6 है, तो FeCN6 में -4 है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, Fe +2 में, Fe +2 का मतलब 3D 6 हो गया, 3D 6 पेयरिंग होगी 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर है Cu कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, Cu किसमें है, CuNH3 होल 4 +2 है, तो इसमें कॉपर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन S का गया, एक इलेक्ट्रॉन D का गया, तो 3D क्या बन जाएगा अपने को, 3D 10 था ना, तो 9 मिल जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन गारंटी मिलेगा पैरामैग्नेटिक। Fe +3 है, Fe +3 का मतलब क्या हो जाएगा 3D 5 गारंटी पेयरिंग, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। Fe +2 में D के 3D क्या हो जाएगा 6, पेयरिंग नहीं होगी यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे 3 स्पीसीज जो किस तरह के डायमैग्नेटिक है, और अपने को क्या पूछा गया है, डाया या पैरा पूछा गया, अपने को पूछा अनुचुंबकीय पूछा गया है, तो ये मैंने राइट किया डायमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय कौन सी हो जाएगी 1 2 3 4, तो 4 ऐसी स्पीसी है जो अनुचुंबकीय, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4। 4 ऐसी स्पीसीज है जो अनुचुंबकीय और 3 ऐसी है जो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस COCl4 -2 इन टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और N और L पूछा है ना, सम ऑफ M
एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो पहले कोबाल्ट देख लेते हैं क्या स्थिति है कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो गया +2 को +2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3d7 हो जाएगा। ठीक है डियर, डी में क्या आ गया 3d7 क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यदि बात करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसमें ई और एम में भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भर जाएंगे बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ई ऑर्बिटल और ये हो गया T2 ऑर्बिटल। तो ई में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो m की वैल्यू है वो तो कितनी आ गई 4 क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ठीक है जी, फिर क्या बोला गया एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो अपने को इसका सम पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई जी 7। चलो नेक्स्ट पूछा जाएगा द सम ऑफ ब्रिज कार्बोनिल इन दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स। देखो जो टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जो CO का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इन कॉम्प्लेक्स में फिर से बोलूंगा कि आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और कोई तरीका नहीं भाई। यदि आपको इनकी स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप इजीली जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब रही बात W, तो टंगस्टन में केवल एक ही W है ना, तो ऑब्वियस है कि इसमें 6 के 6 कोबाल्ट जो है ऑक्टाहाइड्रोजन फॉर्म में इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पर तो कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पर कोई ब्रिज आए। एक बात तो यहाँ पूरी हो गई। ठीक है, अब रहा Mn की मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बनाई, अभी बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर क्या कि Mn फिर Mn और इस तरह से ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में 5-5 CO क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं। और क्योंकि En 36 आ जाए, ठीक है डियर, En कितनी आ जाए 36 आ जाए, तो इस तरह से CO कनेक्टेड है 5-5 दोनों साइड, तो इसका En कितना हो जाएगा 36। तो ब्रिज में इसमें है ही नहीं, ना इसमें पहले में ना दूसरे में, तो और कितने हो जाएंगे ब्रिज में 0। ठीक है डियर, तो कोई ब्रिज में है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, होमोलैप्टिक एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स देर के, मतलब होमोलैप्टिक वालों सारे एक ही लिगेंड है, मतलब कोबाल्ट है उसके साथ H2O है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है क्या बेटा जी, ये हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2। ठीक है जी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे मतलब T2G सेट के अंदर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कोबाल्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो 3D क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा, +2 4H के 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब आप जब इन 7 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करोगे तो स्प्लिटिंग इसमें किस तरह से होती है भाई, जो 5 इलेक्ट्रॉन है 5 ऑर्बिटल 1 2 ये 5 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि ऑक्टाहाइड्रल है तो इसमें EG और T2G का इस तरह से अरेंजमेंट, 7 इलेक्ट्रॉन कोई पेयरिंग नहीं है। तो देखते हैं 1 3 4 5 6 और 7। तो पूछा क्या है, ये है EG ऑर्बिटल, ये रहा EG और ये रहा T2G। तो T2G में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा गया इस सेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड, यही पूछा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सेट कितना है केवल एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन EG और सॉरी T2G, EG पूछता 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने को T2 भी पूछा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड इन रिप्रेजेंट मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि धातु संकुल उभयदंतुक लिगेंड की संख्या है। En एम्बिडेंटेड नहीं होता है, एम्बिडेंटेड SCN होता है। ठीक है डियर, तो SCN एम्बिडेंटेड है, बड़ा बेसिक सा अपने को पता आइडिया है। तो चारों के चारों एम्बिडेंटेड है, तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन पोटेशियम फेरोसाइनेट, बोले तो K4FeCN6 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 देयर आर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2। पेयर्स पूछे कितने पेयर्स है, तो वापस वो याद Fe जो है वो इसमें क्या है +2 में है, और Fe+2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 3d6 आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखे गए हैं वो देख लो, तो 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया EG ऑर्बिटल, ये क्या हो गया T2G ऑर्बिटल। तो क्या पूछे जा रहा है T2G सेट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनमें पेयर्ड पड़े हैं, तो 3 है ऑर्बिटल्स जहाँ पेयर पड़े, एक ही ऑर्बिटल तीनों पेयर पड़े हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ओके डियर, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फिर से अपने को बोला गया मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिक क्वेश्चन है। फॉर ए मेटल आयन द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.90, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब इससे पता चल जाएगा। ट्रिक आपको बता दिया, तो इस धातु अविभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। ट्रिक का मतलब समझ आया क्या है, ट्रिक की काम की बात समझ आ रही है कि जितने पॉइंट समथिंग उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, बात खत्म। नेक्स्ट है 9th, पूछा था नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच शो
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग इज। अब एक बात तो ये समझो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिस फॉर्म में याद आ गया किस किस में देखने को मिलती है, जब भी M A ट्वाइस A2 की यदि सिस फॉर्म है तो दिखने को मिल जाएगी। या फिर कहाँ देखने को मिलती है, M A होल थ्राइस में देखने को मिलती है। ए का मतलब क्या, बाई डेंटेड लिगेंड हो गया है, ठीक है। अब एक एक चेक करते हैं, काउंट करते हैं। तो पहला सिस, ये सेम टू सेम वैरायटी, ध्यान रखना, ये सेम टू सेम वैरायटी, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एम ए होल थ्राइस हो जाएगी, ये भी शो करेगा। सिस प्लेटिन, फिर से बोल रहा हूँ, ये सेम वैरायटी दी है, शो करेगा। फिर से पहली और ये सारी सेम वैरायटी चलेगी, ट्रांस वाला नहीं करेगी क्योंकि ट्रांस में सेम सिमेट्री आ जाएगी, ट्रांस वाला नहीं करे सिमेट्री आ जाएगी। तो 4 ऐसे हैं, ये नहीं करेगा ना। तो 1 2 3 4 ऐसे हैं जो इस तरह की आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ओके डियर, चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब वही फिर से रिपीट क्वेश्चन है, क्या है कि इसका चुंबकीय गुण पूछा गया। तो कॉम्प्लेक्स देखो वही अपने काम करना है। Ni जो है, Ni किसमें है, Ni है +2 में। Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3D8 आ जाएगा, सही है। और अब अपने को देख रहे हैं 3D8 में पेयरिंग होगी या नहीं होगी। 3D8 में पेयरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है पेयरिंग की, 2D खाली होने की। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का आपके पास फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, √ में n × n+2, ठीक है डियर। तो रूट में 2 टाइम्स ऑफ 2 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी √ में 8। n क्या है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है डियर। और √8 कितना हो जाएगा, 2.8 समथिंग हो जाएगा। अपने 2 डिजिट में आंसर रखना है। तो 2.8 को 28 × 10⁻1 रख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28। ओके डियर, चलो 11 द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अभी बता दिया गया स्क्वायर प्लेनर है ना, सो इसमें मेरे हिसाब से यहाँ पर स्क्वायर प्लेन यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी स्क्वायर प्लेनर होगा CN4 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसे पूछा गया जा रहा है प्रचक्रण। आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें जब अपन देखते हैं, जब अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, तो आपको याद हो तो प्लेटिनम के अंदर एक खास कॉन्फ़िगरेशन आता था 3D 4D 5D 5D और 6s में 1 इलेक्ट्रॉन था और 5D में 9 इलेक्ट्रॉन थे। और इसमें 5D बन जाता है 8, और जब 5D 8 बनता है तो सारे 8 इलेक्ट्रॉन जो है 3-4 पेयर के फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये D खाली रहता है, इस वजह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है और इस वजह से स्क्वायर प्लेनर आता है, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नेट यदि वर्ग समतल है तो गारंटी DsP2 आया होगा, तो सारे पेयर हुए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचा जो अनपेयर्ड है, तो 0 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आ जाएगा, 0। ओके डियर, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह का वही पैटर्न है, ठीक है। तो अभी ये तो जस्ट अपन ने किया, बस जो +3 था तो पेयरिंग हो जाएगा, तो इसमें 3D6 हो जाएगा। 3D6 का मतलब साफ है कि जो D के इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे पेयर हो चुके हैं, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। और Ni जो है, निकल जो है, निकल +2 में है तो 3D8 हो जाएगा और ये पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, और जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, दोनों मिला के 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो एक में 0 था क्योंकि पेयरिंग हो गई, एक में पेयरिंग नहीं हुई, 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही अनपेयर्ड पड़े D8 के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। जो इनमें से एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो देखना है। NO2 अपने को पता है, अब ये चीज़ अपने को याद ही रहती है। इन बेसिकली अपन इनकी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो अपने को पता है डोनर साइड 2 है, 2 ज़्यादा होती है, तो NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, सल्फर नाइट्रोजन हो गया। इसमें केवल ऑक्सीजन तो ये नहीं हो पाएगा, केवल नाइट्रोजन नहीं हो पाएगा, कार्बन नाइट्रोजन ही हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा, केवल ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 ऐसे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। हो गए सारे क्वेश्चन सोल्व, वेरी गुड। अब आप एक मतलब कहानी समझो कि क्या इस तरह के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहा है, अपन किस तरह से बातों को डील कर रहे हैं। देखो हमने बड़ा अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। हो सकता है कि मेरा ध्यान जो था मेनली बोर्ड पे था, मैं आपको इतना देख नहीं पाया क्योंकि मेरे को प्रॉपर वे में क्वेश्चन सारे कम टाइम में रखने थे। और जितने 50-60 अपन ने क्वेश्चन किए, एक एक तरीके से 60 इंटीजर मिला के जो अपन ने क्वेश्चन किए, एक आपके सामने बात रखी किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं क्वेश्चन को बहुत
मतलब ट्रिकी वे में कर रहा हूँ। ट्रिकी वे में मतलब क्या हो गया? ट्रिकी वे का मतलब हो गया कि आपको बिना फालतू की चीजें अप्लाई नहीं करनी जो काम में नहीं आ रही। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न देखो, 3 तरह के क्वेश्चन बेसिकली मिल रहे हैं। एक तो IUPAC नेमिंग के क्वेश्चन बड़े बेसिक, 1-2 ही क्वेश्चन मिले वैसे। दूसरा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने 2-3 कंसेप्ट फिक्स बताए आपको, जैसे कहाँ ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, इतना ही है मटेरियल, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और तीसरा जो VBT क्वेश्चन है, और एक और चौथी वैरायटी रखो लिगेंड की स्ट्रेंथ का ज़रा, ठीक है। तो VBT के जो क्वेश्चन उसमें भी फिक्स वैरायटी है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, या मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर पूछ लिया। हालांकि अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछो चाहे मैग्नेटिक मोमेंट पूछो, सिंपल सी वही बात है, ठीक है। इसमें बस इतना ही है कि तुम CFT की हेल्प लेते हो, इतना दिमाग में फिट कर लो कहाँ पेयरिंग होगा, कहाँ पेयरिंग नहीं होगा। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बीच में बताया था कहाँ पेयरिंग होगा, कहाँ पेयरिंग नहीं होगा, इतना पता है। कोई क्वेश्चन गलत हो नहीं होगा, संभावना नहीं है। और CFT की बात करो, CFT मेनली स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी वे में इनडायरेक्टली पूछा जा रहा हो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, या फिर स्प्लिटेड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है, ये CFT क्वेश्चन मान सकते हो। तो फिक्स 4-5 वैरायटी या 4 वैरायटी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा अजीब सा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, मैं ये तो लॉजिकल बात होगी। यदि मैं मेमोरी बेस्ड बात करूँ तो एक क्वेश्चन एप्लीकेशन का आता है, आप देख चुके हो, कम से कम 3 से 4 अपने एप्लीकेशन के क्वेश्चन किए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उस तरीके को फॉलो करो। CLC के जिस प्लेटफॉर्म पर अपन इस PYQ को बहुत इजीली सॉल्व किया है, इवन यहाँ पर इजी वे में पढ़ाया जाता है। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है बहुत बेस्ट वे में जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप जब देखोगे 24 के पेपर, जो एक तो नीट का 24, सॉरी नीट का चाहे मेंस का कोई भी पेपर आप देख लेना, और हमारे टेस्ट सीरीज का उसी सेशन का जो पेपर है, लगभग सारे क्वेश्चन उसी टाइप के। एग्जैक्ट तो डेटा कैसे मैच कर सकते हैं, पेपर के इतने जो वैरायटी रखी गई है क्वेश्चंस की कि सारे 99% उसी वैरायटी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चे को एग्जाम में बैठने के बाद ये फील आएगा कि हमें कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है। आपके सामने हर वैरायटी को रखा जाएगा, आपके सामने जितनी पॉसिबिलिटी NCERT लाइन से क्वेश्चन बनने की हर पॉसिबिलिटी को रखा जाएगा। एक एक टीचर बहुत मेहनत से क्वेश्चन को लिख लिख के हर एक ओरिएंटेशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन रखता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे भी आप CLC से जुड़े हैं आप जुड़े रहें, और आप नहीं जुड़े तो प्लीज आगे जुड़िए और एक विश्वास रखिए, जो हम टीचर्स इस सिस्टम पे विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके डियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।